अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान आबिद और आप देख रहे हैं फानीलिटिक्स। और इस चैनल पे मैं एक नया आगाज़ शुरू करने लगा हूँ जिसमें मैं हर वीक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेके आऊँगा और इस वीक मेरे जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप मेरे गेस्ट को लाज़मी जानते होंगे। आपने TRT अल जज़ीरा और जितनी भी प्रेस्टीजियस बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस में काम किया। और सबसे पहले मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि जब फरवरी 24 2022 में रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, तो आप साउदर्न यूक्रेन में थे और आप वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे। और उसके बाद अगर मैं 1 साल पीछे जाऊँ और जब यूएस ने विथड्रॉल किया था अपना अफ़गानिस्तान से, तो आप तब भी वहाँ पे उसको रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ प्रीशियस माय गेस्ट इज़। सो वेलकम अली भाई एंड देन राइट अवे आई वुड गो इन माय फर्स्ट क्वेश्चन। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि अगर जिस तरह के मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मेरी तरह और भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो जर्नलिज्म को फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर कर सकें कि आपने किस तरह बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को रीच किया और वहाँ पे ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके और हम लोग भी उस स्टेज पे पहुंच सकें और वहाँ पे काम कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इरफान, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, अपने प्रोग्राम पे बुलाया। ये सवाल मुझसे, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बहुत सालों से किसी ने नहीं पूछा। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं जर्नलिज्म या सहाफत करते हुए। और ये आगाज हुआ, मैंने 4 महीने गुजारे अफगानिस्तान में 2004 में, अपने फाइनल ईयर में यूनिवर्सिटी के। और थीसिस लिखा मैंने अंडर ग्रेजुएट के अंदर, अ, अफगानिस्तान के ऊपर, वहां पे काम करते हुए 4 माह। और उसके दौरान मुझे एक फिक्सिंग अपॉर्चुनिटी मिली सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच के साथ। जब मैं अफगानिस्तान में था, मैं अफगानिस्तान में काम कर रहा था आईसीआरसी के लिए, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। सेंट लुइस यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट किया, उनके पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से 2005 में। और 2004 के समर में मैंने, जिस जिस तरह मैंने आपको बताया, 4 माह गुजारे। तो सबसे पहला जो मेरा जर्नलिज्म का अ, वो था, आप कह लें जॉब थी, वो थी एज फिक्सिंग इन अफगानिस्तान इन 2004, फ्रॉम मई टू सितंबर। फिर 2005 में ग्रेजुएट होने के बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गया। और मैंने इनिशियली जॉइन किया कोई 15 दिन के लिए बिजनेस प्लस। कराची के अंदर एक चैनल हुआ करता था, बिजनेस प्लस। तो 2005 में वहां पे मेरे साथ उन 15 दिन के अंदर वसीम बदामी और शाहजेब खानजादा भी काम कर रहे थे साथ ओके। साथ। इट सीम्स लाइक फॉरएवर। और वो शान तासीर उस वक्त सलमान तासीर का बेटा चला रहा था बिजनेस प्लस। ओके। इट वाज पार्ट ऑफ वर्ल्ड टेल, उनकी केबल, एक केबल ऑपरेशन था उनका, नेटवर्क का, पूरे पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कॉल्ड वर्ल्ड टेल। और उनके पास चैनल्स थे कुछ, उसके अंदर एक बिजनेस प्लस भी था, जो ब्लूमबर्ग की तरह सेटअप था उसकी स्क्रीन। और 15 दिन के लिए मैंने वहां पे काम किया। उसके बाद मैंने छोड़ा और ज्वाइन कर लिया सीएनबीसी की, उस वक्त लॉन्च टीम बन रही थी। और ताहिर इकराम, एक जर्नलिस्ट से, अभी कुछ माह पहले ही मेरे ख्याल से उनकी वफात हुई है मलेशिया में एट द एज ऑफ 59। वो डायरेक्टर न्यूज थे और उन्होंने मुझे हायर किया था 2005 में 25,000 रुपए के ऊपर, और कहा था कि अपना कुछ महीने बाद, 1 साल बाद रिव्यू करेंगे, हम बढ़ा देंगे। और ये बात है अगस्त 2005 की। 5 के। उससे मेरा टेलीविजन करियर, आप समझ लें, एक तरीके से शुरू हुआ 2005 में पाकिस्तान के अंदर। और मैं तकरीबन कोई अगस्त 2005 से लेके अक्टूबर 2006 तक मैंने सीएनबीसी के लिए काम किया। उसके अंदर अर्थक्वेक भी आई, अर्थक्वेक की एनिवर्सरी भी आई। और पाकिस्तान के अंदर बड़ी चेंजेस यानी आपको नजर आई एज सच। और मीडिया लैंडस्केप के अंदर, फॉर एग्जांपल, चैनल पे चैनल आ रहे थे। एक बड़ा ही पॉजिटिव और होपफुल टाइम था, यहाँ तक कि वी वर अंडर डिक्टेटरशिप मुशर्रफ साहब की। एग्जैक्टली। मगर अक्टूबर 2006 में मुझे एक मौका मिला। एक प्रोजेक्ट आ रहा था, पाकिस्तान फर्स्ट इंग्लिश न्यूज चैनल, जो इवेंचुअली बना डॉन न्यूज।
और Okay. ये बात है अक्टूबर 2006 की, जब मुझे उन्होंने हायर किया एज एसोसिएट प्रोड्यूसर एंड प्रेजेंटर। और वहां पे हमने आहिस्ता आहिस्ता आई गेस 6 माह के अंदर, अक्टूबर से लेके मई तक, 6 या 7 महीने के अंदर अंदर हमने चैनल लॉन्च किया, जिसकी ओपनिंग पे मुशर्रफ साहब आए। और उसने बड़ी Okay. ब्रेकिंग स्टोरीज भी कवर की उस Hmm. चैनल ने, डॉन न्यूज इंग्लिश ने। Hmm. उसकी रील्स होंगी कहीं, शो रील्स आपको मिलेंगी उसकी। बेनजीर की असैसिनेशन थी, लाल मस्जिद ऑपरेशन था, मुशर्रफ की रेजिग्नेशन थी, जरदारी बिकमिंग प्रेसिडेंट आफ्टर आफ्टर मुशर्रफ स्टेप डाउन, lawyers movement, uh, unginnत Assassination of attack, Benazir. the assassination of Benazir Bhutto Yeah. in December, 27 December 2007 in Yeah. Rawalpindi, outside of Yaqut Bagh. Yeah. And Dawn was one of the channels that broke that that story. But it was एक interesting story उस assassination से connected है। जब बेनजीर आई अक्टूबर of 2007 में, 2007. तो उनके कॉन्वॉय पे कराची में अटैक हुआ Hmm. और 130 के लगभग ट्विन सुसाइड अटैक्स हुए कारसाज Hmm. के एरिया के करीब। और तकरीबन 130 से 150 लोग जाँ बहक हुए, इंजर बहुत हुए। डॉन न्यूज का कैमरामैन भी उसके अंदर इंजर हुआ, उसका नाम था आबिद आबिद अली मेरे ख्याल से। अब वो Okay. शायद किसी चैनल के लिए काम कर रहा है इन द Hmm. स्टूडियो। तो बहुत सारी चीजें ये हो रही थी। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन था जर्नलिज्म के अंदर, दैट वाज थ्रू फायर। यानी आग के दरिया के थ्रू आजकल भी के वही थ्रू सिचुएशन है. आग के दरिया के थ्रू तैर के जाना। आजकल तो खैर इट्स फ्लिप्ड, राइट? द मीडियम हैज Yeah. कंप्लीटली चेंज, मगर उसके बात करेंगे। Yeah. तो खैर Yeah. Exactly. ये स्टोरी मैंने कवर की। लास्ट मेरी मेजर स्टोरी थी डॉन के लिए लॉयर्स मूवमेंट, Hmm. ये मार्च अप्रैल 2009 के अंदर। फिर मुझे स्कॉलरशिप Okay. मिल गई कोलंबिया की, तो मैं Okay. कोलंबिया चला गया। जून जुलाई 2009 में Hmm. न्यूयॉर्क, वहां पे मैंने कोई 1 साल गुजारा। फिर मुझे नौकरी मिल गई सीबीसी कनाडा एज ए वीडियो जर्नलिस्ट। तो वहां पे मैंने कोई 2 साल 2.5 साल गुजारे। फिर जब वहां से मुझे ले ऑफ किया गया, तो फिर मैं अल जजीरा में एज ए फ्रीलांसर गया। और इस दौरान मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। जैसा आप जानते हैं, Hmm. पासपोर्ट का एक बहुत अहम किरदार है आपकी मोबिलिटी Exactly. में, आपकी रीच में, आपकी एक्सेस में, एज ए सहाफी, एज ए ह्यूमन बीइंग। और स्पेशली अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्या Yeah. कैटेगराइजेशन होती है आपकी। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, Yeah. हम व्हाट इज आवर टारगेट, हम किसको केटर करना चाह रहे हैं in the Hmm. English language, right? You're Yeah. reaching out to an English speaking audience that historically has been white, male. Exactly. Mostly men are interested in news, right? Women, Yeah. or it's a niche, and within the Yeah. niche it was historically considered a niche within itself. The kind of 24-hour news cycles that Dawn News was trying to create, or Al Jazeera. Well, Al Jazeera was Hmm. an inspiration for Dawn, of course, and Hmm. the inspiration for Al Jazeera was CNN, BBC, Hmm. and the 24-hour Exactly. news cycle, right? Hmm. And you were trying to keep an audience captive. People don't want to hear bad news all the time. अगर हम बात करें Exactly. TikTok की या Instagram की, on the feeds, there's hardly any bad news, you know. Yeah. Exactly. But that's also an extreme. So, khair, anyways, and that partially Hmm. explains why the news industry now is has disappeared, or Yeah. has transitioned to what we are doing. Exactly. I would really agree with you क्योंकि जिस तरह आपने बात की है कि जो मेल ऑडियंस और वो स्पेशली इंग्लिश और they also want to listen more about the war and because when you talk about the male audience and then it's in English and then all the happenings so it would attract that specific kind of audience not as also the youth as well because they're less interested in the war and these things so exactly I would agree with you and then your journey is amazing if I have to ask you another question related to ये तो that खैर like एक हिस्सा था जर्नी का, अल जजीरा तक। फिर yeah उसके okay बाद टीआरटी और वो जो I was जो coming there आठ yeah साढ़े आठ साल में काम काम किया। बट गो अहेड।
let's make it, please ask the question. Definitely. So my question, you're right. Like, how did you like develop your interest from the domestic Pakistan issues to the international? Because of course you went to University of Columbia and then you worked in Al Jazeera, but and now you're going to tell about TRT. So if you also can little bit थोड़ा सा बता सकें कि आपने international issues में कब interest develop किया पाकिस्तान से? इंटरनेशनल इश्यूज के मेरा इंटरेस्ट एक तरीके से हमेशा ही रहा, क्योंकि पाकिस्तान जहां पे हम मौजूद थे उस दौर के अंदर, अभी भी टू एन एक्सटेंट 80s और 90s की मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा एक दबाव और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार था। और जब हम किसी कहानी की बात करते हैं, एटलीस्ट मेरे लिए, हर कहानी, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो तुर्की में हो, चाहे वो फलस्तीन में हो, वो किसी बुनियाद के ऊपर खड़ी होती है, और वो इनफैक्ट सिमिलर बुनियादों के ऊपर खड़ी होती है। हर कहानी के अंदर होता है इमोशन, हर कहानी में होती है मूवमेंट, हर कहानी में होता है एक नैरेटिव आर्क। यानी वो कहीं शुरू होती है, और मैं विजुअल कहानी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम विजुअल स्टोरी टेलर है ना, अब तो हमारे पास ये है। Exactly. तो हम अपना यानी हर चीज खुद ही शूट करते हैं, हर चीज खुद ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं 6 लोगों की जॉब करता हूँ फॉर एग्जांपल, और Yeah. तो आप भी 6 लोगों की जॉब करते हैं, या जो आप कंटेंट बना रहे हैं अभी, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप उसको एडिट करेंगे, फिर आप उसको पब्लिश करेंगे, इसके लिए लिखेंगे। तो देयर मेनी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस Exactly. प्रोसेस। बज़ाहिर तौर पे तो ये बहुत आसान लगता है कि भाई Mm. कोई भी सामने बैठ जाए कैमरा के और बात कर ले, बस Exactly. आसान चीज है। बट बुनियादी तौर पे हर कहानी, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बाहर हो, तुर्की, कहीं भी, Mm. उसकी एक शुरुआत होती है, एक Mm. मिड मिड पॉइंट होता है, और फिर इख्तिताम होता है। इट्स अ 3 Mm. पार्ट एक्ट। और अगर जब आप कहानियों को इस तरीके से देखना शुरू करते हैं, ह्यूमन स्टोरीज को, फॉर एग्जांपल, Mm. आप निकलें कराची में या कहीं भी, आप Mm. निकलें लंदन में, आपको Mm. बहुत सारी विजुअल ह्यूमन स्टोरीज मिलेंगी अपनी Exactly. जिंदगी में, अपने रास्तों में। उसको आप किस तरीके से देखते हैं, अप्रोच करते हैं, परसीव करते हैं, दैट्स व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। Exactly. So, if coming to next question, कि मैं जैसे अगर मैं इससे पहले डेमोक्रेसी और पाकिस्तान पे जाऊं थोड़ी सी उस पे, तो उससे पहले मैं आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि आई एम लिविंग इन स्वीडन। तो रिसेंटली yesterday स्वीडन joined the NATO and it's a मुबारक really हो big, आपको। खैर मुबारक। तो यहाँ पे एकेडेमिया में और पब्लिक स्फीयर में बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि इज इट रियली अ गुड मूव और आप नॉट, बिकॉज तुर्की का शुक्रिया कर सकते हैं आप उसके लिए। हंगरी का भी। तो उनकी काफी मिन्नतें तरले करने के बाद स्वीडन को फाइनली हंगरी और तुर्की हाँ ने भाई, अलाउ मगर कर तुर्की का दिया। तो ज्यादा भारी वोट है ना उसके अंदर अपना। हंगरी का तो सही है, बट तुर्की इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन नेटो, या और एग्जैक्टली। यूरोप के अंदर तो इट इज द लार्जेस्ट आर्मी। या एंड विद द फिनलैंड उन्होंने उनको राइट अवे अलाउ कर दिया, क्योंकि लेकिन स्वीडन के हाँ, साथ मगर उनकी आपके पीके के। स्वीडन के अंदर वो मसले है ना, पीके के, आप कर्ड्स को अलाउ करते एग्जैक्टली। हैं इधर प्रोटेस्ट करने में। पता नहीं आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या क्या हो रहा है वहां पे, कौन कौन लोग घुसे हुए हैं, किसको आप दहशतगर्द कहते हैं, किसको नहीं कहते। तो ये तो ग्रे लाइंस के अंदर ऑपरेट कर रहा था ना स्वीडन। और ये नेटो जी। ज्वाइन करने के बाद आपके ख्याल से क्या ये स्वीडन ग्रे लाइंस ऑपरेट करना छोड़ देगा? नहीं, डेफिनेटली नो। लेकिन उन्होंने फिर भी किसी ना किसी तरह टर्की को कन्विंस कर लिया थ्रू लाइक सेइंग कि हम पीके के अगेंस्ट एक्शन करेंगे। लेकिन लॉज पास हुई हैं, हम्म। लॉज भी पास हुई है ना जी पार्लियामेंट में एग्जैक्टली। और इन सब जगहों पे। एग्जैक्टली राइट। लेकिन अगर अगर मेन क्वेश्चन पे है तो वो स्वीडन में एक बड़ी डिबेट ये है कि इज इट रियली गुड मूव और नॉट, क्योंकि स्वीडन जो है दोनों वर्ल्ड वॉर्स में न्यूट्रल था। उसके बाद अब इस स्टेज में जहाँ पे ऑलरेडी जो रशिया का मेन एग्रेशन का नैरेटिव यही है कि हमें बॉर्डर पे नेटो नहीं चाहिए, तो पहले फिनलैंड आया उसके, क्योंकि स्वीडन डिस्पाइट ऑफ देयर वेरी लेस पॉपुलेशन विच इज जस्ट 10 मिलियन पीपल, मगर उनकी आर्मी स्ट्रॉन्गेस्ट, सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज इन द यूरोप है। तो आपको क्या लगता है कि ये मूव आप किस तरह देखते हैं? विल इट मेक्स यूरोप मोर सेफ और विल इट मेक इट मोर वल्नरेबल? वेल, देयर टू और थ्री एलिमेंट्स टू दिस एंटायर थिंग। अगर हम एक बाय एक अप्रोच करें, अगर इजाजत दें मुझे आप इरफान। एग्जैक्टली। पहले तो कि आप मुझसे ये सवाल, इसके अंदर एक रेशियल एलिमेंट भी मौजूद है, राइट? हम्म। हम बात कर रहे हैं ऐसे ममालिक की जो एक वाइट वर्ल्ड में एज हम्म। पार्ट ऑफ अ ताकतवर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर स्टेट, मॉडल हम्म। स्टेट, हर इंसान स्वीडन जाना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, राइट? हम्म। वहां पे रहना चाहता है, क्योंकि वहां पे उसे स्टेट हर चीज देता है। हाँ, वो 70% टैक्स एग्जैक्टली। भी लेता होगा, मगर हर कुछ देता है।
हम बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव से एक कंट्री फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के, उसकी कोई से भी है इस चीज के अंदर? फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस वो कंट्री है, या मेरी कोई से है, क्यों होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं, आपने जिस तरह कहा, मैं अफगानिस्तान में मौजूद था जब अमरीकी, मैं काबुल एयरपोर्ट पे था जब लास्ट अमेरिकन प्लेन गया है वहां से, टेक ऑफ किया है। मैं ज़पोरिजिया में था जब रशिया ने अटैक किया है सुबह के आवर्स में बिटवीन 23 फरवरी और 24 फरवरी। और और वाकई में मेरा वहां पे होना, बिकॉज इट्स वेरी, इवन अफगानिस्तान के अंदर इतने जर्नलिस्ट मौजूद नहीं थे वहां पे, और ब्यूरोज थे कुछ कुछ जर्नलिस्ट के, फॉर एग्जांपल बीबीसी न्यूज और अल जजीरा के 8-9 लोगों के ब्यूरोज वहां में मौजूद थे, और मैं था अपने कैमरामैन और एक ड्राइवर के साथ। और उसके बाद जो सो खैर एनीवेज, तो ये बताना इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हिस्ट्री, ये पर्सपेक्टिव देना। लिबिया के अंदर मैं था फॉर एग्जांपल, वहां पे वैगनर मर्सनरीज ऑपरेट कर रहे थे खलीफा हफ्तार की तरफ से। ये है दिसंबर 2019 की बात। हफ्तार अटैक कर रहा था ट्रिपली, व्हिच वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, यूनाइटेड नेशंस बैक्ड और टर्की बैक्ड। उसको अटैक कर रहा था अप्रैल से कैप्चर करने के लिए जीएनए से ट्रिपली को, और दिसंबर के अंदर वो अंदर पहुंच गए थे शहर के। तो टर्की ने फिर ड्रोन्स डिप्लॉय किए उधर और स्पेशल एडवाइजर्स भेजे, और जैसे ही टर्की ने स्पेशल एडवाइजर्स भेजे, हमें एक मौका मिला एक फ्लाइट लेने का टू टू ट्रिपली। हम सोच रहे थे ट्रिपली, मगर वहां पे एयरपोर्ट को, मतीगा एयरपोर्ट को हफ्तार ने अटैक किया, और हमारा प्लेन डाइवर्ट हो गया टुवर्ड्स मिस्राता, जो है तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव है मिस्राता टू ट्रिपली। तो वहां पे लैंड हुए, वहां से बंदे ने हमें उठाया, वो हमें लेके आया ट्रिपली, ऐसे एरियाज में जो अंडर कंटेंशन थे, वहां पे बमबारी जारी थी। हम शहर पहुंचे हैं तो हर कोई 30 सेकंड से 1 मिनट के वक्फे के साथ साथ धमाकों की बात है, क्योंकि ट्रिपली इज शेप्ड लाइक अ कोव। और डेजर्ट के अंदर जब भी कोई अटैक होता है, या कोई आर्टिलरी शेल होती है, या कोई बमबारी होती है, और यहाँ पे यूएई ड्रोन्स भी ऑपरेट कर रहे थे इन एरियाज के अंदर, रशियन, जैसे मैंने मेंशन किया, वैगनर मर्सनरीज भी जा रहे थे फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो एक बहुत ही स्केच सिचुएशन थी। सही है। अब ये चीज फॉर एग्जांपल इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं, मगर फॉर एग्जांपल टर्की के अंदर द कर्डिश, जो वहां पे अपना ये फसादात हुई है, वायलेंस देखा है वहां पे, सूर के अंदर, दियारबाकर के अंदर, तो टर्की की तो बहुत सारी रेड लाइंस है ना, और पीकेके से ज्यादा बड़ी रेड लाइन तो मेरे ख्याल से मुश्किल आपको मिलेगी बात करना। मगर फिर भी अब स्वीडन आ चुका है नेटो के अंदर। बात मेरे ख्याल से उसी से शुरू हुई थी, किधर जाते हैं हम। बट आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड, रशिया इज वेरी स्ट्रांग इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। 2 years आफ्टर इन्वेडिंग पार्ट्स ऑफ यूक्रेन, उसके साथ कोई मसला नहीं है रशिया के साथ। वो तो मुझे लगता है कि ज्यादा ताकतवर हुए हैं। अब यूरोप के अंदर बहुत बुरा हाल है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। ये जो इन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ब्लो अप की थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन भी अपना पता नहीं क्या हुआ उसका, फिनलैंड या हु वाज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट इट, और फिर उसकी हेल्प कर दी। Sweden Sweden BS is in it. investigation. Exactly. So there you go, buddy. That's a good story. That's a really good But story. and then they also like said like they closed the investigation and then without any like proper evidence, just उसको बस उन्होंने वहां Yeah, पे छोड़ दिया कि because the kind of a Ukrainians did mystery. it, backed by the Americans, right? There are many theories about that क्योंकि बहुत सारी theories उसके लिए speculate कर रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि रशियंस ने किया है, कोई या अमेरिकन रशियंस, और रशियंस क्यों तबाह करेंगे अपनी पाइपलाइन को, क्यों? लेकिन उससे एक आपने अपना मगर तो एक डॉक्यूमेंटेशन आई है इसके ऊपर, मेरे ख्याल से थोड़ी रिसर्च आई है इसके ऊपर, थोड़ी a few stories that spoke of a Ukrainian special unit जो गया है पोलैंड के थ्रू, एंड फिर पता नहीं वहां से उन्होंने एक शिप पकड़ी है, उसको वो लेके गए हैं उधर, एंड दे डिड दिस, दे डाइव्ड अंडर। ये बड़ी मैंने जो पढ़ा है, मेरे ख्याल से, आई माइट बी मिस्टेकन, बट दिस इज व्हाट मोस्ट theories suggest. But you're right, there's nothing conclusive except the fact that there exactly. is no energy coming into Europe Yeah, and to so Germany. I did not said like you said like it's racially like we are inferior,
मगर जो अगर मैं आपको स्वीडन की थिंकिंग बताऊं तो दे आर प्रीटी मच एंटी, वो हर उस इमिग्रेशन के खिलाफ है जो नॉट वाइट है. इफ आई एम गोना बी ऑनेस्ट विद यू, दे आर ओके विद द यूक्रेनियन immigration, but the way they are changing their laws, the new government came in the power like in 2022, and now they have new laws. They have increased the amount for the work permit. Before it was 13,000 kronor. Like if you have job here with the 13,000 kronor, Swedish kronor, then you can get work permit. But now they have increased it to 27,000. So like then further on, it's gonna go till 35,000 in 2025. So this is what they pretty much want. Like they don't want much immigration from the countries outside the Europe. So Brown they countries, browner yeah, countries, exactly. or darker So I countries. exactly. So this is my point. Like we don't think like we are racially inferior, but I think maybe this country is becoming more racist. So we can come back to Sweden, you the think, is becoming more racist, huh? and more Islamophobic towards the Muslims, because अगर आप इनके किसी भी न्यू कोई भी अगर इनकी गवर्नमेंट की पोस्ट आती है, कोई ट्विटर का ट्वीट आता है, इफ यू गो एंड रीड द कमेंट्स देयर, so everyone is reading like go home, deport them, deport Muslim, Islamophobia and cancer and everything they are writing. So it's So किस pretty much तरह, how like what happens to someone like you? What do you think? What do you face in a place like that? क्या personal experience क्या है आपका? तो पर्सनल एक्सपीरियंस तो कुछ इस तरह का है कि आप एज अ स्टूडेंट जब आप उनको बताते हो तो दे आर प्रीटी मच ओके व्हेन दे नो यू आर स्टूडेंट. सो राइट नाउ आई एम स्टूडेंट, still like they don't openly want to like be with you, be normal, integrate with you, but they're pretty much fine if you are student. मगर जब 2016 में सीरियंस और 2015-16 में बहुत ज्यादा सीरियन रेफ्यूजीज यहाँ पे आए जिन्होंने असाइलम लिया, तो उसके बाद वो सब तकरीबन और इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ इस तरह के कहते हैं कि जो इमिग्रेशन है उसकी वजह से स्वीडन का क्राइम रेट बहुत ऊपर चला गया. सो दे ब्लेम इमिग्रेंट्स फॉर द क्राइम रेट इन स्वीडन. तो इसकी वजह से दे आर लाइक प्रीटी मच रेसिस्ट. देयर वर सम विजुअल्स, एक आदमी जो एक इमिग्रेंट को गोथनबर्ग में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो पैलेस्टीनियन फ्लैग उठाया था, एंड दे आर आल्सो प्रीटी मच अगेंस्ट द कॉज ऑफ द पैलेस्टाइन. सो if you see, they're not pretty much okay if you are like working for, even though there are protests, there are people who are protesting, there are white people as well, I'm not gonna say, but if you talk about majority, they are not really happy with the immigrants and all the situation with the Palestine and Gaza, and they're pretty much with the Israel. You know, this is the trend I see across. ये पोलैंड के अंदर भी ये हो रहा है, यूके के अंदर भी ये बैकलैश है, इवन दो वहां पे बहुत ब्राउन पीपल हैं, यानी मुसलमान बहुत हैं वहां पे, और लाइक माइंडेड भी हैं लंदन जैसी जगहों पे. बट ये पूरी एक ट्रेंड चल रहा है, और मैं इसको कवर कर रहा हूँ तकरीबन 2015-16 से टीआरटी के साथ. रेफ्यूजीज जो टर्की से ही बहुत गए थे ना, जो मिलियन जर्मनी पहुंचा है बंदा, वो टर्की के थ्रू ही गया था, और इन सब एरियाज के होता हुआ गया. तो बल्गेरिया के अंदर भी ये चीज है, ये सेंटिमेंट फार राइट का. ग्रीस के अंदर पूरी ट्रेल चल रही है इसकी, तो यूरोप के अंदर इट्स रनिंग थ्रू जर्मनी में. और द बिगेस्ट इशू इज दैट कि पहले ये था कि देयर वर दिस काइंड ऑफ पार्टी, जो इस तरह के लोग थे जो इसके लिए प्रोपेगेट कर रहे थे या इसको प्रमोट कर रहे थे. लेकिन इशू अब ये है कि these people are getting elected, which means कि ये लोग majority वोट ले रहे हैं. This is how people are thinking. तो this is more scary because पहले ये था कि कुछ लोग थे जो कहते हैं, जिस तरह के आप नीदरलैंड की बात करें, जो गिराट विल्डर है जिन्होंने रिसेंटली इलेक्शन जीता है, तो वो तो काफी टाइम से प्रोपेगेट कर रहे हैं अपना प्रोपेगेंडा. लेकिन अब इशू ये है कि पीपल आर आल्सो फॉलोइंग देम, उनको वोट कर रहे हैं. वो भी चाहते हैं कि डेफिनेटली सबको पता है कि दिस इज व्हाट देयर मैनिफेस्टो इज. तो अगर लोगों को पता होने के बावजूद वोट कर रहे हैं, तो दिस इज मोर स्केरी फॉर द लाइक अदर पीपल हु आर लिविंग देयर बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. सो दिस इज रियली स्केरी for the immigrants and people like me. ये चीज मेरे ख्याल से मुझे तो ये रुकती हुई नजर नहीं आ रही. मगर आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग जिक्र किया कि यहाँ पे ये एंटी पैलेस्टीनियन है, प्रो इजरायली हैं. तो एक तो होती है कंप्लिसिटी, हाँ, जैसे हम अमेरिका की देखते हैं, वो तो खुलेआम सप्लाई कर रहा है. मगर हमारी पोजीशन कहाँ आती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की इस पूरी सिचुएशन के अंदर? हमने कौन सा स्टेटमेंट या स्टैंड लिया है या लेने की कोशिश की है? क्योंकि वो भी प्रिंसिपल्स पे बुनियाद उसकी होती है ना, कि अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आपके पीछे कुछ होना भी चाहिए उसको बैक करने के लिए. अगर आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो आपकी तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं है. और अगर इस वक्त आपके मुल्क के अंदर
एक तरफ से वो शाखें काटने पे लगी हुई है, बुनियादें काटने पे लगी हम्म हुई है, एक एंटिटी, हम्म एक कुव्वत हम्म हम्म व्हिच इज गोइंग अगेंस्ट द मास सेंटिमेंट। तो हम यस अपना हमारे अंदर वो आती है, मैं ये इश्यूज किस तरह लिंक्ड है, सही है। बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से नकल मकानी करके जा रहे हैं थ्रू हम्म इलीगल मींस, 4-4 5-5 हजार यूरो पे करके लोग यहाँ हम्म से पता नहीं इजिप्ट जा रहे हैं, वहां से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से वो लिबिया से किश्ती पकड़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं उधर जाने की। और यही सानेहा हुआ था ग्रीस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ऑफ द कोस्ट ऑफ एग्जैक्टली ग्रीस। उन्हें इटली जाना था, मगर वो ग्रीक कोस्ट गार्ड्स ने उसको रस्सी डाल के हम्म उल्टा दी, हम्म वो स्ट्रैंडेड थी पता नहीं कितने घंटों से, और पता नहीं कितने उसके अंदर हम्म पाकिस्तानी वहीं जाँ भाग हुए, हमें तो ये इसका और अंदाजा ही नहीं, राइट। और हम्म फिर ऐसे पाकिस्तानी है आप और मेरी तरह और आपकी तरह जो लीगल रूट से हम्म निकले और इन इन जगहों पे जाके हम्म स्वीडन जैसी जगह में, या मेरे उसके अंदर अमेरिका जैसी जगह में जाके मुकीम हुए हम्म कुछ अर्से के लिए, या आप तो अभी वहां पे रह हम्म रहे हैं। हम्म तो बहुत डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, बहुत एक इसके हम्म अंदर भी एक इनइक्वालिटी है मेरे ख्याल से। हम्म और इस ये इनइक्वालिटी एक्सेसरबेट हो जाती है कि दूसरी तरफ से वो एक ब्रॉड ब्रश देखते हैं, सबको एक तरह देखते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल ये आई वुड टोटली एग्री बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि इनके भी कुछ हद तक कंसर्न राइट हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्राइम इमिग्रेंट्स की वजह से भी यहाँ पे आया है बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट दे केम फ्रॉम द वॉर और ये सब लोग ज्यादातर पॉवर्टी से आए हैं और एक स्टेज पे यूरोप ने इनको खुली तरह मतलब इनको वेलकम किया है लेकिन फिर जब इनका क्राइम रेट बढ़ गया कुछ हद तक इनके कंसर्न भी ठीक है लेकिन आपकी बात वहां पे ठीक हो जाती है जब एक आपका एक लेंस से आप देखते हैं तो फिर आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये बंदा एज अ इमिग्रेंट एज अ स्टूडेंट आया ये ये बंदा पढ़ा एज लिखा अ है, ये नहीं है पढ़ा लिखा, सब एक जैसे नजर एग्जैक्टली आता है उनकी डीह्यूमनाइजेशन के अंदर। डी तो अब ये और जो गाजा के अंदर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ये हम्म डीह्यूमनाइजेशन का एक एक्सट्रीम एंड है। एग्जैक्टली हम्म मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये ह्यूमनाइजेशन पाकिस्तान में नहीं हो रही, हम्म और इसको एनफोर्स हमारे अपने ही लोग क्यों नहीं कर रहे। तो हम्म इसके अंदर ही बड़ी लेयर्स पाई जाती है ना, मैंने इसको बहुत गौर से देखा, और मैं हमेशा एक हम्म ओरिएंटलिस्ट लेंस से चीजों को हम्म समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही, मेरा रंग ऐसा है। हम्म मैंने इतने इदारों के लिए काम किया और वहां पे मैंने एक बहुत एक सिवियर किस्म की रेसिज्म फेस की इन सब इदारों में, फॉर ओके एग्जांपल अल जजीरा में, सीबीसी में, टीआरटी में, 8 साढ़े 8 साल मेरे जो गुजरे, मैंने एक्सट्रीम रेसिज्म वहां पे मैंने फेस की। अल ओके जजीरा में जिसको कतरी चलाते हैं, मैंने वहां पे एक्सट्रीम रेसिज्म मैंने फेस की। वहां पे मैंने पैकिंग ऑर्डर्स देखे, लेयर्स देखी मैंने, जिसके ऊपर सफेद वाइट या वाइट पासपोर्ट अफिलिएटेड, उसके नीचे एक्सेप्टेबल ब्राउन पासपोर्ट, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, यू नो, ये ममालिक, इंडोनेशिया भी शायद उसके अंदर शमूलियत होती है। फिर उसके बाद इंडियंस, तो एंड देन पाकिस्तानी समवेयर नीचे आते हैं इस पैकिंग ऑर्डर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानियों को डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ, इवन टर्क्स की हम जब बात करते हैं, बहुत ही अम, क्या कहते हैं उसे, पसंद कौन सी पसंद एथनिक पसंद परस्त लोग हैं टर्क्स भी। दे बहुत ही, यानी उनका जो ये फाउंडिंग है, ये सेक्युलर स्टेट की जो बात करते हैं, इट वाज एक्चुअली अ सेक्युलर फैशन स्टेट जो अतातुर्क ने जिसकी फाउंडेशन थी। अतातुर्क तो खैर फ्रंट पे था, मगर एक पूरा सिस्टम बनाया गया था ना। इनोनुनु हिमसेल्फ वाज अ कर्ड, जो अतातुर्क के बाद आया। ये दोनों जनरल्स अच्छा थे, अतातुर्क और इनोनुनु। तो इन्होंने एक नई शुरुआत के लिए, एक नई आइडेंटिटी इन्फोर्स करने के लिए, अभी तक चल रही है वो आपको पाकिस्तानी, वहां पे टर्क अगर आप बताते हैं कि आप पाकिस्तान से हैं, वो आपके मुंह पे तो आप कहेंगे ओ कारदेश ब्रदर दिस एंड दैट, मगर पीछे आपको कहेंगे हाँ, बोक मैं पाकिस्तान मैं शिट आपसे पाकिस्तान। बिल्कुल क्योंकि जब मैं स्वीडन आया था तो मेरा स्टे था इस्तांबुल एयरपोर्ट पे तो आई आई सा जिस तरह वो लोगों को देख के मतलब जस्ट लाइक अगर कोई वाइट जिसकी वाइट स्किन है फेयर स्किन है उसके लिए उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। मैं एक रेस्टोरेंट पे गया जो एयरपोर्ट के अंदर था और वहां पे एक टर्क था तो आई सा द डिफरेंस द वे ही ट्रीटेड मी एंड देन द वे ही ट्रीटेड लाइक द वाइट ब्लॉन्ड गर्ल। तो दोनों को साथ को उसने डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया तो ये प्रीटी मच नॉर्मल होता जा रहा है। इवन के अगर हम किसी को क्या ब्लेम कर सकते हैं पाकिस्तान में भी कि अगर
कोई वाइट बंदा आ जाता है, इवन ही हैव नथिंग, तो उसको सर पे बिठा लेते हैं, तो इट्स लाइक प्रीटी मच एवरीवेयर, so maybe it's because of the colonialism or everything. लेकिन और अगर हम मैं टर्क्स तो कॉलोनाइज नहीं हुए थे ना, वो तो अपने आप को आजाद समझते हैं ना, मगर हम्म वो भी गोरों को ज्यादा वो समझते हैं। और यहाँ से जो आ रहा है, क्योंकि वहां पे भी टर्की के अंदर भी ये क्राइम का और एक नेशनलिज्म की हम्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेव चली हुई है। हम्म एंटी सीरियन से शुरू हुई, फिर ये गई एंटी अफगान बन गई, फिर हम्म ये सीरियंस अभी भी है उसके, ओरिजिनल वाले थे कर्ड्स, तो हम्म कर्ड्स को एक ब्रेक मिल गई है बेसिकली, क्योंकि अब जो सीरियन, पाकिस्तानी, अफगान, इवन ईरानी जो आ गया ना वहां पे, उनको वो कहते हैं यार ये लोग कौन आ गए यहाँ। कोई 3 लाख इलीगल अफगानी है उधर शेख, इलीगल। इलीगल ओके। अफगानी है जो जाने की कोशिश कर रहा था मगर जा नहीं सका। अब शायद नंबर्स कम हो हम्म गए हो, क्योंकि ये रिपैट्रिएट भी बहुत सारों को इन्होंने किया है पिछले कोई 1-2 साल के अंदर, जब से तालिबान वापस आए हैं और ज्यादा रिपैट्रिएशन हो गई हैं। हम्म मगर एक बहुत ही एंटी इमिग्रेंट वेव डेफिनेटली चल रही है टर्की के अंदर भी। लेकिन आपको बहुत अमेजिंग नहीं लगता कि टर्की इज मतलब इन बिटवीन एशिया एंड यूरोप, तो यूरोप के लिए वो डाई हार्ड, मतलब सब कोशिशें कर रहे हैं कि वो ईयू में किसी तरह एंटर हो जाए, लेकिन व्हेन यू सी देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द अदर साइड, सो इट्स लाइक रियली बिग क्वेश्चन फॉर मी कि टर्की भी एक रेसिस्ट कंट्री जिस तरह आप बात करें। नहीं, डिवाइडेड नहीं है टर्की बिटवीन यूरोप एंड नहीं एशिया। 97% of Turkey is in Asia. ये Only 3% is in Europe. सही है। यही मेन कंसर्न है ईयू का भी, कि आप ईयू में आना चाहते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस है, दिस इज वन ऑफ द बिग रीजन फॉर द ईयू, क्योंकि ईयू ने काफी दफा टर्की ने अप्लाई भी किया है, जिसके कोई प्रॉपर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला ईयू से टर्की को, तो वन ऑफ द रीजन इज दिस। तो आपसे मैं, जिस तरह आपने उसकी बात की कि जिस तरह अमेरिका ओपनली फंडिंग कर रहा है, तो एक एक चीज जो बहुत अमेजिंग है मेरे लिए, कि ऑन द इश्यू ऑफ यूक्रेन द यूरोप इज यूनाइटेड। अगर आप इनको देखें, ईयू की जितनी भी कंट्रीज हैं, उनका एक स्टैंड पॉइंट है कि हम अगेंस्ट रशिया हैं, लेकिन जब इन्हीं कंट्रीज को आप अगेंस्ट द पैलेस्टाइन और इसराइल इश्यू देखते हैं, तो आपको एक डिफरेंस नजर आता है कि स्पेन यार एक हो मैंने गया मैंने और कुछ दिन पहले, ये मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, मैं ये इस हम्म भूल ना जाऊं मैं, आई शुड हैव केप्ट अ पेपर हियर, बट आपने जिक्र किया इसका। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, एक यूक्रेनी मर्सनरी गाजा के अंदर खड़ा है इजरायली सोल्जर के साथ, और स्लावा यूक्रेनी के वो नारे लगा रहा है वो। तो आपने ये जो किया एग्जैक्टली। है, ये कनेक्शन, इसके अंदर बड़ी वजाहत है। और पाकिस्तान के हम्म किरदार के ऊपर भी, हम्म लेट्स नॉट माइनस पाकिस्तान कंप्लिसिटी इन हम्म ऑल ऑफ दिस। हम्म यहाँ पे आपकी जो लोग इक्तदार के अंदर हैं, वो एक्टिवली डील कर रहे हैं यूक्रेन के साथ, टू क्रिएट, टू सेंड आर्टिलरी शेल्स फॉर एग्जांपल। ये जो यस पूरा ये 120 mm टू 155 हम्म mm, पाकिस्तान के मेरे ख्याल से 120 mm के शेल्स गए थे, और डॉक्यूमेंटेड हम्म एविडेंस है इसका वहां पे। अब वो वहां पे कैसे इंटरसेप्ट की पहुंचे, रिपोर्ट थी। या वो वहां पे कैसे पहुंचे, हम्म कौन से वो ग्लोबल सप्लाई चेन के थ्रू उधर गए, बहुत सारी चीजें इसमें कनेक्टेड हैं। मगर एट द कोर ऑफ इट, यूरोप के अंदर शेल्स डिप्लीट हो गए फॉर एग्जांपल, जो हम्म यूक्रेनी अपने उनके रिजर्व जो थे वो डिप्लीट हो गए, क्योंकि हम्म इंडस्ट्री जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर जर्मनी जैसे ममालिक खड़े हुए थे, वो हम्म यूरोप से और अमेरिका से खत्म कर दी गई। तो अगर आप, हम्म इफ यू पिक अप स्टैटिस्टिक्स फॉर एग्जांपल इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, हम हम्म सर्विसेज की तो बात करते हैं ना, मगर आईफोन इवेंचुअली तो मटेरियल से बना हुआ है ना, हम्म राइट? आईफोन तो तो इवेंचुअली है, या आपकी गाड़ी जो है, या आप लैपटॉप जो आप यूज कर रहे हैं। तो इस वक्त फिलहाल चाइना के पास हम्म 34% ऑफ द वर्ल्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, रशिया के पास है मेरे ख्याल हम्म से 17%, 16%, इंडिया के हम्म पास है 4 या 5%, और अमेरिका हम्म के पास 19% एंड डिक्लाइनिंग है मेरे ख्याल से। आप हम्म इसको देख सकते हैं। अब वहां पे एक एग्जैक्टली। जापान की निपॉन स्टील ने ट्राइड टू बाय ऑफ अमेरिकन स्टील, राइट, ओके। जस्ट रिसेंटली, एंड दे वर डिबेटिंग वेदर टू डू इट और नॉट। तो जंग लड़ने के लिए भी आपको हार्डवेयर की जरूरत है। सही बात। और सॉफ्टवेयर अपनी जगह पे मौजूद है ऑब्वियसली, उसकी बहुत अहमियत है, जिस तरह हमने टर्की में एग्जैक्टली। देखा बायरक्टर ड्रोन्स के ऊपर। हम्म बट खैर एनीवेज, बात कहीं से चली थी कहीं और निकल गई, बट आई थिंक इट्स स्टिल कनेक्टेड। पाकिस्तान का हम्म रिस्पांस और स्वीडन का रिस्पांस और इनकी गवर्नमेंट्स का हम्म रिस्पांस या कनाडा का रिस्पांस, दे ऑल सिमिलर, एक्सेप्ट सिमिलर रशिया ने एग्जैक्टली। स्टांस लिया, चाइना ने स्टांस हम्म लिया।
सही है, इंडिया ने पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टांस लिया. सो व्हाट डज दिस टेल यू कि अगर आपकी इंटरनल कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी ना, आपकी कॉस्ट की या किसी भी चीज की, बाहर आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा. एग्जैक्टली, नो वन रिस्पेक्ट, क्योंकि वेस्ट में जो है एक जिस तरह के एक डेमोक्रेसी की वो है, तो यहाँ पे मतलब इवन दो दे डोंट रिएक्ट बिकॉज ऑफ देयर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, लेकिन इनको भी पता है कि पाकिस्तान एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री किस तरह वो बिहेव कर रही है, तो इसलिए जिस तरह हम पे कर्जे भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमारी उस तरह सेइंग भी नहीं है. लेकिन अगर हम ईयू के टोटल रिस्पॉन्स को देखें तो ईयू का ये बहुत अमेजिंग है, या एक पैराडॉक्स भी आप इसे कह सकते हैं कि जब एक इशू पे ईयू की मुख्तलिफ कंट्रीज डिवाइड भी हो जाती हैं, मैं जिस तरह के मास्टर्स कर रहा हूँ यूरोपियन स्टडीज में, तो उसमें हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि आपका ईयू का जो फॉरेन है उसमें आपकी कुछ हद तक कंट्रीज का अपना नेशनल इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन आपका जनरल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सेम होने चाहिए. लेकिन जब आप उसमें देखते हैं कि द वे different European countries are dealing with Russia and the way they are dealing with China, you can see a really much difference के एक तरफ आप मतलब जिस तरह आप स्टील की बात कर रहे थे, तो इसलिए चाइना पे भी रिलाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा. तो कमिंग बैक टू, नहीं, मेरे ख्याल से डिफरेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसको थोड़ा पर्सनलाइज भी आप करने की कोशिश करते हैं ना हम यहाँ पे इरफान. आप फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं. स्वीडन इज पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, बट यूरोपियन यूनियन के नहीं बड़ी लेयर्स है ना. फॉर एग्जांपल जो बंदा स्वीडन में रह रहा है वो यूरो भी मेरे ख्याल से यूज होता है स्वीडन में, इट्स पार्ट ऑफ द यूरोजोन. सही, yeah, बट it is part of Euro. हंगरी इज नॉट पार्ट ऑफ द यूरोजोन फॉर एग्जांपल, right? Or Bulgaria isn't part of the. So there are many different layers within Europe as well. And as an immigrant, as someone from the outside, I'm talking about you, living in a European country, facing all these challenges, there's an severe economic depression and downturn in Europe as well, right? So Europe is done, essentially, from what I understand. Okay, and inflation, you're right. Like inflation is really high. Like Sweden is almost in a recession. के मेरे ख्याल में The कुछ UK खबरें भी is चली into जिस तरह की. recession, it's not even part of Yeah, Europe anymore. yeah, वही ना. तो तो एक आपकी बात भी. मैं मेरे ख्याल से मैं जो कहने की बात कर रहा हूँ वो एक पैराडॉक्स है. एक पैराडॉक्स है, हर कोई वहां पे जाना चाह रहा है, हर पाकिस्तानी, क्यों पाकिस्तान के अंदर भी ऑब्वियसली हालात इतने अच्छे नहीं है. वहां पे एटलीस्ट आपको ये परसेप्शन है कि यार बेसिक फ्रीडम्स तो मेरी वो होंगी ना, सेफ होंगी डिस्पाइट एवरीथिंग. मगर जो अंदर से सिचुएशन है वो इस तरफ जा रही है कि आपकी बेसिक सिचुएशंस शायद ज्यादा देर तक सेफ ना रहे ना रहे. ऐसी सोसाइटीज में भी. और So what मतलब happens then? आप then when you see the picture from, you're exactly right. जब आप एज अ आउटसाइडर देखते हैं तो आपके लिए जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है इट्स इंटायरली डिफरेंट. जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको मतलब आप जिस तरह सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में आपको लगता है कि जैसे भी पाकिस्तान के हालात थे, यू वर मोर देन हैप्पी देयर, क्योंकि यहाँ के जो डिफरेंट क्राइसिस और इश्यूज हैं वो. लेकिन फिर कुछ लोग इस तरह भी समझते हैं कि जो लोग बाहर चले जाते हैं वो इसलिए कहते हैं कि कोई और बाहर ना आए, तो एक ये थॉट भी है लोगों में. लेकिन आपकी बात सही है कि यहाँ की जो क्राइसिस हैं वो इटसेल्फ एक डिफरेंट बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए. तो I'll move the conversation on, bro. ओके, सो कमिंग टू द अदर क्वेश्चन के, अगर डेमोक्रेसी की बात करें, जो इलेक्शन हुए हैं फरवरी 8 को 2024 में, तो मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, दे वर लिविंग ओवरसीज, पाकिस्तान से बाहर रह रहे थे, और मेरे दोस्त बहुत सारे जो दे वर वेटिंग फॉर 2 years के इलेक्शन आएंगे और वो वोट करेंगे. तो जब इलेक्शन हुए और हम सब ने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अदर स्टोरी के इलेक्शन से पहले क्या हुआ, लेकिन एट द एंड इलेक्शन हुए. जब इलेक्शन हुए उसके बाद फिर जिस तरह लोगों का मैंडेट के साथ जो मजाक किया गया, तो हाउ डू यू सी द मतलब डेमोक्रेसी, डू यू इवन थिंक लाइक के जो नाम की डेमोक्रेसी है, विल इट इवन सर्वाइव? In all honesty, अगर अभी आप डेमोक्रेसी तो चले, पाकिस्तान के अंदर has always been a very tenuous subject, right? कि कब हमारे पास डेमोक्रेसी थी. Even the times between dictatorship weren't necessarily democratic, because someone somewhere from behind the scenes was always, circumstances were driving reality and perceptions. तो उस सेंस के अंदर नहीं, मगर हमने इतनी खुली और लाइक राइट इन आवर फेस ऐसी सिचुएशन मेरे ख्याल से पहले नहीं देखी अपनी जिंदगी में.
एटलीस्ट मैंने अपनी जिंदगी में तो नहीं देखी। मेरी उम्र है 43 इयर्स फॉर एग्जांपल, राइट? मैं पैदा हुआ था जियाउल हक की डिक्टेटरशिप की शुरुआत में, और फिर उसका मैंने डाउनफॉल देखा, एक टर्बुलेंट फेज देखा। तो मैं अपनी जिंदगी के अंदर ही रह के, मुझे नहीं पता भुट्टो कौन था, मैंने हाँ उसके बारे में पढ़ा बहुत है, राइट, बट आई डोंट नो बिकॉज आई वाज़न्ट लिविंग द सेंटिमेंट उस वक्त, कि मुझे नहीं पता एहसास क्या है। और भुट्टो फ्रॉम ऑल आवर रीडिंग्स वाज अ डिक्टेटर लुकिंग बैक इन हाइंडसाइट 2020। उसने बड़े पर्सनल रिवेंज लिए थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान टूटा था, आर्मी बिल्कुल ही अपना बैकफुट पे थी, तो उसके पास स्पेस थी, ऐसा नहीं था स्पेस नहीं थी, मगर उसने उस स्पेस का गलत फायदा उठाया। तो खैर आप कह सकते हैं हर इंसान जब उसको आप ताकत देते हैं, इस पोजीशन में डालते हैं, तो वो उसका भी लोग फायदा उठा रहे होते हैं, सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होते हैं कुछ। जब आप एकदम इक़्तिदार में आते हैं, फॉर एग्जांपल अब जरदारी आ रहा है 5 साल के लिए अगेन, जो उसके पहले 5 साल थे उससे मुख्तलिफ ये 5 साल होंगे ना, उसको पता है यार कि ये चीजें हैं, मुझे पता है, एक्सपेक्टेशन पता होती है ना उसे। आप एक बार साइकिल चलाते हैं, दूसरी बार चलाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता रहता है। यहाँ पे इस मुल्क के अंदर कभी किसी का कॉन्फिडेंस ग्रो ही नहीं होने दिया ना, और ये ऊपर से लेके नीचे तक चलती है ये चीज। अगर कोई भी आगे बढ़ रहा है, या किसी को भी आपने यानी उसके अंदर इतना यानी आप एवरेज से ज्यादा है उसके अंदर एबिलिटी या सलाहियत या व्हाटएवर या अंडरस्टैंडिंग, काटो उसे, काटो, काटो। उसके बावजूद भी ऐसे एक्सेप्शनल लोग हैं जो उस चीज से आगे निकल जाते हैं, काटने के बावजूद भी। उनको चाहे जितना काटे, वो बैम्बूज की तरह शूट बैक करते रहते हैं वो। और एक ऐसा टिपिंग पॉइंट आता है किसी भी मुल्क की हिस्ट्री में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज आप उधर बैठे हैं, आपका ताल्लुक मुझे नहीं पता पाकिस्तान में किधर से है। सही है, मैं कराची में पैदा बड़ा हुआ, हम दोनों की डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं ऑलमोस्ट, राइट? हम एक ओवरआर्चिंग पाकिस्तानी लगा देते हैं, मगर मैं कोई बंदा पंजाब से अगर है या नॉर्दर्न पाकिस्तान से अगर है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंस होगा, बहुत डिफरेंस है, नैरेटिव भी हमारे अंदर डिफरेंट बहुत है। डिफरेंसेस है, अर्बन, रूरल, एरिया वाइज, ये डिफरेंसेस मौजूद हैं। मगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, नहीं यार ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, हमारी इमेजिन कम्युनिटी का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल ग्रोइंग अप इन कराची, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन मेरी इमेजिन कम्युनिटी का एक हिस्सा है फ्रॉम अ विलेन्स पर्सपेक्टिव, राइट? मगर आज जब मैं बड़ा हो चुका हूं, कोट एंड कोट बड़ा हो चुका हूं, अल्ताफ हुसैन की जो कुछ बातें हैं वो मुझे समझ आती हैं। Doesn't mean I agree with all the killings that I saw as growing up as a child in the city. बोरियों में लाशों की तस्वीरें बरामद होती थी यहाँ पे, और वो सब ये अल्ताफ हुसैन साहब के कहने के ऊपर भी allegedly की गई। उन्होंने खुद ही भी एतराफ किया इस बात का। So things change, ideas develop, और हर आइडिया के अंदर या कॉमन वो क्रिएट करने के लिए सिंबल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे नेशन बिल्डिंग के अंदर उसका बहुत अहम किरदार रहा पाकिस्तान के अंदर, राइट? और उसके अंदर से फिर और चीजें निकलती हैं, एक पूरा प्रोसेस है जो 50 साल 40 साल जिसको लगे कंप्लीट होने के अंदर, राइट? और जब वो कंप्लीट हुआ, वो आया हमारे सामने, उसको दोबारा दबाने की कोशिश की गई, बट इस बार एक बहुत अहम चीज थी हमारे पास। एग्जैक्टली तो ये जिस तरह वेपन फर्स्ट टाइम हमारे यूज हुआ पास है, या यूज तो हम हर रोज करते हैं ना, मगर इफेक्टिवली इस वेपन ने एग्जैक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम एक शिफ्ट किया है, सिस्टम के अंदर करेक्टिव लेके आया है बहुत जल्दी। अभी भी मैं ये मेंटेन करता हूं, अभी भी मैं मेंटेन करता हूं कि the change has already come. Okay. The change has already come, but the people at the top don't understand what the extent of that change. कि उनकी पूरी तकदीरें, उनकी पूरी जो ये फसाद है, ये चेंज हो चुका है, मगर वो खुद इतने ब्लाइंड हैं अंदर से, उस चेंज की रोशनी के अंदर फंसे हुए हैं वो, कि उनको अंदाजा नहीं हो रहा है कि यार यहाँ तो जमीन के नीचे से यानी पाँव के नीचे से जमीन जा चुकी है, निकल चुकी है। लेकिन
मेरा अगर एहसास है मेरी। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज के मेरा जो सवाल है, क्या हमने ये स्टेज ऑलरेडी पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखी नहीं है? जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन थी। किसी ने असेस नहीं किया था कि इतने बड़े लेवल पे मुजीबुर रहमान सीट जीत जाएगा, लेकिन फिर हम दोबारा वापस उस स्टेज पे आके खड़े हो गए जहां से हमने काइंड ऑफ हम कह सकते हैं जैसे हमने एक गलत चीज का स्टार्ट किया था। तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि हम दोबारा इस स्टेज पे दोबारा वापस आके नहीं खड़े हो जाएंगे आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद? नहीं, in some ways अगर आप देखें ना, और ये historically भी there's some research that has been done on this, you should हम्म Google it. They call it the 80-year bend, a हम्म 80-year cycle. कि human history repeats itself, or human हम्म behavior repeats itself after every 80 and integrum 40-year intervals. हम्म Repeat and then half repeat, repeat and then half हम्म repeat. Within the repeats, there are repeats. So if you look at that, एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया था 1971 में, right? That was a हम्म transformative moment हम्म for it. Basically, it was the beginning of a new country. Let's be एग्जैक्टली honest, right? ये 1971, when East Pakistan broke away and Bangladesh was हम्म created. It was a हम्म seminal moment. And exactly 50 years after that, there's another seminal moment. I हम्म guess the easy explanation for this would be why the 80-year span? Because the average lifespan is 80 years, or was at ओके the turn of the century in 1900s, right? In Pakistan, for men at least, it's like in the 50s, या आई right? एग्री They're gone very soon. So the memory lapse or the refresh or the reset is quicker बट for Pakistani. but my question will be still there because अगर यही है तो कौमों ने जिन्होंने बहुत बुरे वक्त देखे तो उन्होंने फिर अपनी एक स्टेज पे खड़े हुए, तो why did they not kept on repeating the loop? वो उनका ये सिलसिला क्यों नहीं चलता रहा? और पाकिस्तान के केस में so let's say अगर हम ये एनालॉजी ले लेते हैं तो what is it gonna happen after 40 years kept on happening? So how do you see this? Well, there'll be another Imran Khan type of character in about 40 years. That'll be on the stage, on our stage, and on the world stage. That Hmm. character might still already have arrived, but might not have been realized, or has Yeah. been realized incrementally. But we can't tell unless we look Hmm. back, because we couldn't tell about Imran Khan till he started that cancer hospital, right? Yeah. हाँ, वर्ल्ड कप जीता उसने, वो सेमिनल मोमेंट था वो ऑब्वियसली, और फिर वो कैंसर हॉस्पिटल के बाद उसकी वो जर्नी शुरू हो गई, Hmm. जो उसको इस मुकाम तक लेके आ गई कि वो अडियाला के आज जेल में बैठा है, Hmm. राइट? सो दीज Exactly. आर दीज ग्रैंड स्टोरीज दैट वी टेल आवरसेल्व्स. ये कहानी ही है ना एक तरीके से, Hmm. जिसपे गुजरी नहीं उसके उसको लिए क्या तो एक पता? दास्तान है ये. जिसपे एग्जैक्टली गुजरी है तो वो जानता है कि कितने लोग बिल्कुल जेलों हो में जाए बैठे हैं. डिप्रेशन भी एक वो स्टेट ऑफ माइंड है. फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त है जहाँ तो बैठा हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, कहता है मैं वापस नहीं आ सकता मैं. हाँ, उसको केसेस भी लगे फॉर एग्जाम्पल, मगर ये एक स्टेट ऑफ माइंड भी है ना. और फिर मुझसे पूछता है यार तुम यहाँ पे, मेरी अम्मी पूछती है मुझसे कि यार तुम यहाँ बैठ के ये सब बातें किस तरह कर सकते हो, तुम्हें ऐसा ख्याल नहीं है क्या? मैंने कहा मैं क्या बातें कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के. तो मैं भी आपको मैं भी आपको फॉलो करता हूँ. दिस इज व्हाट आई वाज आल्सो थिंकिंग कि आप पाकिस्तान में हैं तो बहुत सारे लोग आप हाउ यू आर सो मच बोल्ड, मतलब डेफिनेटली वी नो व्हाट हैपेंड टू डिफरेंट जर्नलिस्ट जिस तरह इमरान रियाज खान के साथ हुआ है, असद अली तूर मगर के साथ हो उनका रहा है. और ऑब्वियसली उनका लेवल कुछ और है. असद अली तूर और हम्म मैंने साथ काम शुरू किया था डॉन हम्म के अंदर. वो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आया था वो. हम्म एंड यू नो उसकी जो जर्नी है यहाँ तक, वो उसके अंदर पाकिस्तान की जर्नी भी, क्योंकि हम्म काजी फाइज ईसा को व्हाइट वॉश करने के अंदर भी, या उसको एक ग्रीन हम्म यू नो एक लीफ प्रोवाइड करने के लिए, उसके अंदर भी असद तूर का हाथ था. असद तूर हम्म और इमरान रियाज के दरमियान बहुत इख्तलाफात थे. इनफैक्ट जब असद तूर के ऊपर अटैक हुआ तो उसने इमरान रियाज को के ऊपर इशारा किया कि इसने ये इंस्टिगेट किया है या अरेंज किया है, व्हाटएवर. और एक तरीके से बड़ी आयरनी है कि दोनों ही आज, इकट्ठे हंसना नहीं चाहिए इसके ऊपर कि इमरान रियाज तो एग्जैक्टली. बहुत अरसे तक गायब ही रहा, हम्म मगर आज दोनों ही आर इन हम्म स्टेट कस्टडी, और दो और एक्सट्रीम्स के ऊपर हैं, और दोनों ये वॉल्व हैं. ये दोनों एक तरीके से हम्म स्ट्रेन्स डिफाइन करते हैं ना, क्योंकि इमरान रियाज हम्म खान को अंदर डाला गया जब उसने ब्लास्फेमी के ऊपर एलिजिडली एक जियो की हम्म ट्वीट शेयर की,
असद तूर इज ऑन द अदर एंड, वो शुरू से ही अपना खिलाफ है इन सब चीजों के। तो इट सीम्स के दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं स्टेट के, या दोनों जो वॉल्व्स हैं स्टेट के, एटलीस्ट इन जर्नलिज्म या यू नो डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि दोनों वॉल्व्स हैं इवेंचुअली। अरशद शरीफ भी एक वॉल्व था। जितना वो आर्टिकुलेट था पाकिस्तानी स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू का, मेरे ख्याल से और कोई ऐसा मैंने सहाफी अपनी 20 साल की सहाफत में नहीं देखा जो इतना वेल आर्टिकुलेट कर सकता था। आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बाज औकात बहुत गुस्सा भी खाते थे, अगेंस्ट भी होते थे। मैं अपने आप को देखता था, क्योंकि यू नो अरशद शरीफ वाज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। उसने मेरे थीसिस में मेरी मदद की थी, कोलंबिया के थीसिस में। और उसके दौरान ही हम दोनों में एक फॉलोइंग आउट हुई, और हमने कई सालों तक बात नहीं की। और अरशद ने एक कुछ उसका 2012 या 2011 की बात है, मे बी 2012 के अंदर या 2013 में, एक आर्ट ऑफ लिविंग योगा सेंटर था इस्लामाबाद में, जिसके ऊपर एक अटैक हुआ था, उसको जला दिया गया था। वो अपेरेंटली सरताज अजीज की बहू उसे रन करती थी या ओन करती थी या व्हाटएवर, आई कांट रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी, बट मुझे ये याद है कि अरशद ने उस इशू को हाईलाइट जरूर किया था। और जो हमारी लास्ट एक तरीके से वो हुई थी, रन इन हुई थी, वो उस मौजू के ऊपर हुई थी। मैंने कहा, अरशद हाउ कुड यू डू दिस? कहता, व्हाट डिड आई डू? टेल मी व्हाट आई डिड। तो ऐसा नहीं है कि मैं ब्लाइंडली अरशद शरीफ को, मैं बहुत करीबी से मैंने उसको देखा है, उसके साथ क्रिटिकली काम किया है मैंने, बलूचिस्तान अर्थक्वेक के ऊपर, लाल मस्जिद के ऊपर, और दीगर स्टोरीज के ऊपर, कोलिशन सपोर्ट फंड्स के ऊपर अरशद और मैंने काम किया है। तो he was a valve. He was the best disseminator and articulator of the Pakistani state's position. And then what happened? So it doesn't matter how good you are. What matters is, are you useful? Yeah, and don't you think कि अब इसी बात से अगर एक और बात निकले कि is it not amazing कि जो जिस तरह के हम कह सकते हैं कि जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं उनके रिलेटेड जितने भी जर्नलिस्ट हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, और दूसरी तरफ मैं एक बात अपनी खत्म कर लूं, मैं अरशद पे अटक गया, मगर इमरान रियाज और असद तूर का जो हम वो कह रहे थे, कॉम्बाइन की बात कर रहे थे, तो ये दोनों एंड्स हैं, शू हॉर्स शू होता है ना, कि अपोजिंग एंड्स आर द क्लोजेस्ट टुगेदर। तो इस वक्त जो पाकिस्तानी स्टेट का डायलेमा है कि उसके हॉर्स शूज को भी, जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो भी इख्तिलाफ, उनको भी पकड़ लिया है स्टेट उसके अगेंस्ट। द हॉर्स शू हैज टर्न्ड अगेंस्ट इटसेल्फ। The horseshoe has turned against its ends. वो जो नीचे कर्व है ना, वो अपने ही वेट के नीचे दबता चला जा रहा है वो। आप इसको किस तरह देखते हैं कि क्या ये जो दो एक्सट्रीम्स का मिलना है एक तरह से, तो विल इट बी पॉजिटिव थिंग और या नेगेटिव थिंग हो सकती है? केओस के अंदर बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीजें होती हैं। एक न्यू स्टार्ट मिलता है आपको, चीजें ऊपर से नीचे, एक टॉर्नेडो है ना, वो जो जा रहा है उसके थ्रू। तो ये हमारी हकीकत है, दिस इज द रियलिटी, कि इतने टॉर्नेडोज इस जगह से गुजर चुके हैं, और 50-50 साल के वक्फों के बाद हमारी उम्र ये भी तो तकरीबन 80 साल है बेसिकली, इफ यू थिंक ऑफ इट, 40-40 सालों के इंटरवल्स के बाद। तो इतने यहाँ पे गुजर चुके हैं, इतना टर्मोइल हो चुका है, और इवेंचुअली यही होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव गो हैंड इन हैंड। कभी किसी चीज का पल्ला भारी होता है, फिर दूसरी चीज का पल्ला भारी होता है। ये नहीं है कि इमरान खान के दौर के अंदर ज्यादतियां नहीं हुई। इनफैक्ट इमरान खान के दौर के अंदर भी बहुत सारी जर्नलिस्ट के साथ भी, वो एक्सट्रीम के ऊपर नहीं, मगर वो हमेशा कहते हैं, यार क्या आप अब ये बात कह रहे हैं कि उस वक्त ये नहीं हुआ, या 2018 में भी तो हुई थी धांधली। कम ऑन यार, कम ऑन, क्या समझा हुआ है तुम लोगों ने यार? सही है भाई, यानी कभी कुछ होना ही नहीं चाहिए यानी, इतना ब्लेटेंट धांधली कर दो, और फिर उनको रिलीज भी कर दो ब्लैंको से, ये वो नंबर डॉजिंग हर चीज, उसके बावजूद भी blows your mind. You're like, what is going on with these people? Are they so blind? What kind of rational thought is driving you to these conclusions? Exactly. क्योंकि इस तरह का तो हमें तो इवन की दुनिया की तारीख में भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर लीव अ पाकिस्तान हिस्ट्री, हमें इस तरह का कोई केस, मुझे नहीं लगता कि कोई अगर केस स्टडी हो जिसमें दुनिया की तारीख में कुछ इस तरह का हो कि
एक अगर आपको फॉर्म 45 से जीता हो और उसको हैंड से जिस तरह बच्चे जिन्हें अपना फेल हो जाए तो उसको ठीक कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो इस तरह तो मतलब पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। लेकिन अगर अगले क्वेश्चन पे मैं आ जाऊं तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू के आपको जिस तरह के अल जजीरा हो गया, टीआरटी हो गया, इन सब ने जब इलेक्शन से पहले की प्री रिगिंग हो रही थी और जब इलेक्शन के बाद रिगिंग के सामने आया तो इन लोगों ने उस टाइम पर इवन के अल जजीरा सेड मैंडेट थीव्स टू देम। तो ये सब होने के बावजूद सब मुल्कों ने अब करंटली आप देख सकते हैं कि कंग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया है। आई गेट इट कि चाइना, कतर और जिस तरह के मुल्क दे डोंट गिव अ डैम अबाउट डेमोक्रेसी, वी कैन एग्री ऑन दिस। लेकिन ईयू की अगर बात करें तो ईयू का डेलीगेशन पाकिस्तान से एक उनका EU doesn't give राउंड a शुरू damn होने about लगा। democracy either, bro. Not the Americans, not the Europeans. Nobody gives a damn about democracy. बट They give a damn about democracy if it's white. या Uh, एंड इफ अगर इट्स वो अलाइन विद देयर इंटरेस्ट। otherwise वो डोनाल्ड ब्लूम का वो आया था ना उसकी जो कि I congratulate Shahbaz Sharif on being he fell short of selected of being appointed maybe prime minister of Pakistan and we will work closely with Pakistan and blah blah and then he signed at the end of the tweet was DB यानी उसके अंदर पूरा नाम भी नहीं लिखा उसने कहा था इसके लिए मैं DB लिख देता हूँ एंड के अंदर और ये उन्होंने ट्वीट किया ये VPN यूज करके उन लोगों ने ये ट्वीट किया ये कैन यू और उसमें बिलीव कम्युनिटी ये इंसल्ट भी आ आपकी गए। ये आपकी यानी कितना यानी वाइसरॉय मेंटालिटी होती है ना किसी की कि आई एम द वाइट गाय हियर ये सब जो बैठे हैं यहाँ पे पिंडी में इस्लामाबाद तो छोड़ दो तो दूर की बात है अनबिलीवेबल लाइक एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो दूर की बात और दूसरी तरफ से वो शहबाज शरीफ VPN पे अपना ऑन करके कंग्रेचुलेट कर रहा है बैठ के थैंक यू मोदी मोदी Thank का you, Tamim. Love you, heart. Heart symbol emoji. What are these people on? Like, it's unbelievable. ये level जो है इनका, what we are seeing, और ये दिखा रहे हैं हमें. ये सब नहीं कि नहीं मैं छुपा दूं यार सही है थोड़ी देर के लिए मैं ट्वीट नहीं करता मैंने एक प्रिंसिपल भी होता है ना कि यार जो हमने बंद किया हुआ है अगर ट्विटर एक्स बंद किया हुआ है इस पे हम नहीं करते ट्वीट मगर ना सिर्फ ये ना ट्वीट कर रहे हैं ये पूरी दुनिया को ट्वीट उसके बाद कोई ट्वीट आती है नीचे व्हाट VPN आर यू यूजिंग क्वेश्चन और ये इससे एक माइंडसेट भी आपको अगर आपने समझना है कि किस तरह लोग सोचते हैं तो उससे भी हम आपकी बात से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दे डोंट गिव अ डैम अबाउट पीपल एज वेल, क्योंकि अगर वो थोड़ी बहुत भी केयर करते हो लोगों के बारे में तो एटलीस्ट इतना जो आप कह रहे हैं सोच लें कि एक्स बंद है और मैं स्टिल आई एम आंसरिंग टू द पीपल। तो और फिर और मुर्तजा मैंने सोलांगी ये आई थिंक फ्यू आवर्स अ डे अगो मुर्तजा सोलांगी से किसी ने सवाल पूछा वो बैठे हुए थे कोई एक जगह ब्लैक होल करके इस्लाम आई किड यू नॉट एक जगह इस्लामाबाद में ब्लैक होल वहां पे डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक सेशन वी न्यूज है इनकी कोई यानी प्रो रिजीम फंडेड या बैक्ड ऐसे करके वी न्यूज ने एक सेमिनार किया मिस इंफॉर्मेशन डिस इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल एज के ऊपर और वहां पे कौन बैठा हुआ है सैयद तलत हुसैन this guy Asad Beg, who I don't know about, Murtaza Solangi, or Umar Chima. Now, और Umar कमर Chima is a जमान खैरा decent भी। journalist. I get it. You know, he did work on the Panama Papers, बड़ी thorough reporting थी उसकी. But I guess after age, जैसे अब लोग मुझे भी कहते हैं यार अली तुमने इतना इंटरनेशनल काम किया, तुम इस वापस पाकिस्तान की गंद के अंदर तुम क्यों वापस आए, क्यों घुसे? ये वीलॉग तुमने क्यों शुरू किया? तो खैर मेरी शुरुआत यहाँ से हुई थी पाकिस्तान से और दिस इज अ स्टोरी आई केयर डीपली अबाउट मुझे दुनिया का अंदाजा है कि दुनिया किस तरीके से वहां मैं रिपोर्टिंग ऐसी ऐसी जगहों पे मैंने की है 10 कॉन्फ्लिक्ट जोन मैंने दुनिया की कवर की है तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मगर मेरा जो दिल और दिमाग है वो तो इसी जगह ने शेप किया था और जब ये जगह इतने क्रॉस विंड्स में और इतने रेवोल्यूशनरी वक्त में है कि थ्रू गुजर रही है बड़ा एक ये बहुत एक तब्दीली का लम्हा है इस मुल्क के लिए हम इसको एक्सेप्ट करें ना करें हम इसे डिनाई करें जो हम देख रहे हैं ये हिस्ट्री इन द मेकिंग है क्योंकि इसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता हिस्ट्री जो रिपीट होती है ना तो अगर वो रिपीट हो रही है तो उसके अंदर जो लेसन्स हैं और रिजल्ट्स हैं वो भी रिपीट होने की गुंजाइश रखते हैं तो जब आप इतनी ब्लेटेंटली इतनी ब्लाइंडली
आप कोई चीज करेंगे ना अंधा होके, जब अपनी जिद का मसला बना लेंगे ना किसी चीज को, नहीं नहीं ये करके मैं छोड़ के नहीं रहूंगा मैं। ये हमने अपनी जिंदगी में भी देखा है, अपनी जाती जिंदगी में हम देखते हैं कि यार किसी को एग्जैक्टली। जब जिद चढ़ जाए ना किसी चीज की, वो रेज में जब आ जाए ना, and there's no bigger intoxicant than power, right? People do ये crazy things when they're in power. ह्यूमन नेचर भी कुछ इस तरह की है कि जब आपके पास कुछ पावर है या फिर आप किसी जिद पे अड़ जाते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ ह्यूमन नेचर एज वेल। जब आप जिद्दी हैं उसके बाद आपके पास पावर वाली पोजीशन है, अच्छा, मगर तो इस इट्स अ इक्वेशन के अंदर भी हम अपना ये हम एक्चुअली हमें जिद पे चढ़ने से मसला नहीं है अगर देखा जाए। हमें जिद से मरने पे एज पाकिस्तानी, और ये भी एक नेशनल एक मेरे ख्याल से एक वो है, हम जिद पे अड़ने से हमें मसला नहीं है अगर वो जिद हम समझते हैं कि जैसे इमरान खान भी तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है ना इनके खिलाफ, वो कह रहे हैं कि उनसे बात करो। तो बेसिकली डायनामिक क्या चल रहा है, जो ताकुवतें हैं पिंडी में जीएचक्यू में, वो कह रही हैं इमरान खान से यार कि तुम बात करो इनसे, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, और व्हाटएवर इनके फ्रंट फ्रंट के लोगों से। वो कह रहा है नहीं मैं तुमसे सिर्फ बात करूंगा। वो कहते हैं हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई, हमारा तो लेना देना ही नहीं है इससे। ये लिटरली ये हो रही है, तो वो बात नहीं करना चाह रहे बेसिकली, राइट? वो कुव्वतें सामना नहीं करना चाह रही कि अपना हैंड नहीं दिखाना चाह रही, क्योंकि अगर लेकिन वो अग्री कर जाए, हाँ गो ऑन। नो नो यू कैन कंटिन्यू, आई एम सॉरी। हाँ, क्योंकि अगर वो अग्री कर जाए तो वो पूरा गेम इज देन इट्स ऑलरेडी अ हाउस ऑफ कार्ड्स, के देखे बगैर भी इतना, यानी वो आप एक फसाद क्रिएट कर रहे हैं, मिस्ट ये सब कुछ के यार, अंधेरे के धुएं के पीछे मैं हूं मगर मुझे नजर भी ना हो, मगर धुआं उड़े तो बहुत टाइम हो गया, और आपके नखरे भी ऐसे चल रहे हैं कि आप धुएं में छुपे हुए हैं। आंखें खोलने की जरूरत है मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई धुएं में अब छुपा हुआ नहीं है, मगर ये उनकी रियलिटी है कि हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है। यानी अगर आप इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, आप अपना आप आंखें बंद करके गोलियां चला रहे हैं और आप कहेंगे मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं हूं। तो ये एक बड़ी एक डिफिकल्ट और डेंजरस किस्म की सिचुएशन है, मगर एक रेवोल्यूशनरी और एक पॉजिटिव और एक होपफुल सिचुएशन भी है, क्योंकि ऐसे ऐसे लम्हात के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां एक साथ एक प्रेशर के साथ आती हैं और आ सकती हैं। और एग्जैक्टली आई वुड एग्री विद योर पॉइंट, क्योंकि एक पैराडॉक्स बना हुआ है इस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान एक जगह पे फंसा, और ये फंसा इस तरह के सबको पता है कि पीटीआई इज अ पावर, नो वन कैन डिनाई दिस, और पीटीआई इज नॉट रेडी टू नेगोशिएट विद अदर्स। वो चाहते हैं कि हम आर्मी से नेगोशिएट करें, आर्मी आप वाला पॉइंट है। तो जब तक ये वाला पैराडॉक्स क्लियर नहीं होगा, ये वाला अगर मसला हल नहीं होगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि इवन 10 इयर्स, ये अगर आप कोalition गवर्नमेंट बना लें, अगर आप कुछ भी कर ले, तो ये मसला रिजॉल्व होने वाला है। हाँ, मे बी अगर इन केस अगर इमरान खान अल्लाह ना करे कि किसी उस कोई हादसे में अगर हो जाता है, तो फिर बैक एंड पे अगर आपका यार ये जो ये बाकी बात इमरान खान तक ये बात नहीं रुकी ना अब ये, क्योंकि आप कह ले सैबोटाज ये वो, अब ये इमरान खान तक बात नहीं रुकी हुई। अभी आ गई ये लोगों की, पहले तो ये दोनों की जिद थी ना, इमरान खान की भी जिद है और इदारे की भी जिद है। इदारे ने क्या किया कि उसने कहा कि यार लेट्स टेक अ बैंडेड एंड पुट इट ऑन ब्लोन अप आर्म, राइट? लेट्स पुट अ बैंडेड ऑन इट, इसको हम साइड पे करते हैं, ये इलाज जो ये हमें देने की कोशिश कर रहा है इसको हम साइड पे करते हैं, और हम अपना यानी इलाज करते हैं बैंडेड लगा के, पुरानी बैंडेड उठा के 2 3 4 व्हाटएवर, और उससे हम कोशिश करते हैं कि इस पूरी सिचुएशन को हम डील कर लें। मगर द कट इज ऑलरेडी देयर एंड नो अमाउंट ऑफ बैंडेजिंग विल टेक केयर ऑफ इट, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन The डोंट यू doctors are treating this as a case of bandaging when this requires extensive surgery, and these aren't even doctors. they are treating cancer with disprin, so you can say in simple words, but नहीं, बट coming कैंसर to तो नहीं है। हम पॉजिटिव की तरफ अगर आ जाओ, तो अगर वो कहते हैं ना कि ये इमरान खान को फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, वो फितना कहते हैं। वो फसाद, अगर मरियम औरंगजेब को सुना है, वो फितना कहती हैं, सर इनका कलम कर देना, इस फितने को कंट्रोल करना, उनके लिए तो ये कैंसर ही है फॉर एग्जाम्पल, राइट? या अवाम की मैंडेट एक कैंसर है। अब आप किसी को जो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी हो, उसको आप कहें यार ये आपको हम आप आगे बिठा रहे हैं, सही है, गो फॉर इट। वो तो बंदा डिस्कनेक्ट फ्रॉम रियलिटी है, वो उसको तो अंदाजा ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है उसके मुल्क में,
और ये डिस्कनेक्ट, अगर इतने बड़े बड़े डिस्कनेक्ट्स हैं एंड योर वर्ड्स आर नॉट मीटिंग योर एक्शंस, एक तरफ आप कहते हैं यार कि मुल्क के अंदर कोई भी पर नहीं मार सकता हमारी इजाजत के बगैर, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि तीन बंदे अफगानिस्तान से आए थे अडियाला पे अटैक करने के लिए. This don't make sense. What world are you living in? You know what I mean? लेकिन मैं अगर इफ आई टॉक अबाउट माय पर्सनल व्यू के कुछ अरसे तक अगर इन केस अगर इमरान खान को ना हो, तो आपको नहीं लगता कि फॉर 15 to 20 years until द न्यू कोई फेस सामने आए जिसको डेवलप करते, जिसकी इमरान खान पे जिस लेवल का पब्लिक का इस टाइम ट्रस्ट है, आई डोंट थिंक सो कि किसी और पे ट्रस्ट हो सकता है. तो आपको नहीं लगता कि इससे बहुत डैमेज भी हो सकता है कि अगर अगले 15-20 साल तक कोई इस तरह का ट्रस्ट फेस नहीं आता जिस पे अवाम ट्रस्ट करे, तो इट विल बी इजी फॉर देम. Things are already easy and they are hard, right? जब ये पूरा ड्रामा हो रहा है, हाँ सही है, आप कह सकते हैं कि यार ये पूरा ड्रामा रचाया जा रहा है और साथ में आपका सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दे रहा है जी, वो जो ट्रायल हुई थी जुल्फिकार अली भुट्टो की, वो मिस ट्रायल थी, ओ सॉरी, पीस आउट, मगर जो होना था वो हो गया, राइट? अब उसके ऊपर आप उस डेड बॉडी के ऊपर अपनी पूरी सियासत आपने चला ली इतने सालों, और यानी अंदर से करप्शंस भी हुई, सोसाइटी के अंदर भी करप्शंस हुई. आई गेस at the end of it, it comes down to this कि ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो नए पाकिस्तान का, जिसको खड़ा करने में 25 साल लगे, और एक्चुअली इन इफेक्ट 10-15 साल लगे उसको रियलाइज करने के अंदर, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट था ना. क्योंकि हम ये इस कॉन्वर्सेशन के बीच में हम ये बात भी कर रहे थे इरफान कि हम डिफरेंट पाकिस्तानी हैं, हम डिफरेंट, हमारे डिफरेंट एराज हैं, एजेस हैं, इलाके हैं, सेंसिबिलिटीज हैं, एहसासात हैं, व्हाटएवर इट इज. बट इमरान खान एक ऐसा एक ब्लैंकेट था, एक ऐसा एक नया आइडिया उसने पाकिस्तान का क्रिएट किया था यार, के खुद मुख्तारी, राइट? हर पाकिस्तानी चाहता है मैं खुद मुख्तार हूं, मैं किसी का मोहताज ना हूं, मैं किसी के सामने झुकूं ना, मुझे अपना रंग किसी को जस्टिफाई ना करना पड़े, मुझे अपने पासपोर्ट का रंग किसी को जस्टिफाई ना करना पड़े, मैं उसी तरीके से दुनिया में खड़ा हो सकूं जिस तरह और लोग खड़े हो रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रंग और द रंग ऑफ देयर पासपोर्ट, राइट? तो इमरान खान का वो आइडिया जो था, ये खुद मुख्तारी का, सॉवरेनिटी का, वो अपील करता है लोगों को, एटलीस्ट हम जैसे लोगों को तो, क्योंकि हम देखते हैं अपने आप को एज इक्वल एंड इन सम रिस्पेक्ट ahead of a lot of people who are there in these positions because उनका रंग एक तरीके से है या उनके पास और चीजें हैं, सही है? तो ये एक जो ब्रेवरी है या ब्रवाडो है, ये अट्रैक्ट करता है, और मे बी शायद यही चीज जो मुखालिफ है उन्हें उन्हें परेशानी भी देती है. ये मैं अपनी जिंदगी के अंदर मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, टर्क्स के हाथों, सॉरी थोड़ा मैं पानी पी लूं, गोरों के हाथों, टर्क्स के हाथों, कि जब वो एक बंदा देखते हैं जो ऐसे इलाके से आ रहा है, जो उनके दिमाग के अंदर सैवेज है, और वो देखते हैं कि यार इस बंदे में मुझसे ज्यादा सलाहियत है, ज्यादा अपील है, ज्यादा हार्ड वर्क है, तो दे कांट स्टैंड इट एंड दे हैव टू कट दीस पीपल डाउन. लेकिन आई विल शो यू, एब्सोल्युटली नॉट, तुमने कहा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और तुम्हारे अपने लोगों के थ्रू मैं तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लोगों को मैं तुमसे बेहतर जानता हूं. और इमरान खान उस आइडिया की ऑपोजिशन में उस हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट करता है जो कहता है नहीं, तुम मुझसे बेहतर नहीं जानते मेरे बारे में. लेकिन अगर हम, आई एग्री विद यू, बहुत सारी चीजों में मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन लेट्स से कि वी आर, दिस इज द लाइक ह्यूमन रियलिटी, इंसानों की हकीकत है कि एक स्टेज पे उन्होंने जाना है. एंड इफ यू सी द इमरान खान एजेस व्हिच इज लाइक ही इज रियली ओल्ड, तो किस तरह ये चीज को, अगर एक आइडिया अवाम में एग्जिस्ट करता है, तो किस तरह हम इसको पर्सनैलिटी से निकाल के असल आइडिया पे लोगों को, हाउ विल वी मेक श्योर कि ये आइडिया लोगों में पर्सनैलिटीज के हद तक नहीं रहेगा, लेकिन वो एक एज आइडिया एग्जिस्ट करेगा कि यार एक ये चीज गलत है और एक यार वो चीज आइडिया ठीक है. एग्जिस्ट किया ना, 8 फरवरी को क्या हुआ? वो आइडिया एक पर्सनैलिटी, एक सिंबल से हटके अवाम में चला गया. वो बैंगन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, जूतों के ऊपर, यानी वो अब एक इमरान खान की तस्वीर तो नहीं थी बैलेट पेपर्स के ऊपर,
उसका बल्ला बल्ला भी नहीं था, लोगों को ये भी नहीं पता था, इंटरनेट भी बंद कर दी थी उन्होंने फोन के ऊपर कि ये सर्च भी ना कर सके यार कि किसका कौन सा वो साइन है। लेकिन इसके बावजूद ये मैं जो तुमसे बात हमने शुरू की थी इरफान आपसे इसी के ऊपर की थी ना कि यार जमीन नीचे से निकल चुकी है, सिर्फ नखरे ऊपर रह गए हैं। क्योंकि आइडिया जब फैल जाए ना इस तरीके से किसी भी मुल्क के अंदर, तो उसको फिर यानी उसके अंदर टर्मोइल ही हो सकता है आगे। कि अमेरिका के भी मोहरे हैं ना, अमेरिका चाहता है चाइना को क्वाड को सेशिएट करे, जिस तरीके से जिस बेदर्दी से उन्होंने पाकिस्तान को इस सिचुएशन में डील किया है, कोई दुश्मन आपके साथ नहीं करेगा। इंडिया तो कम से कम फिर भी आपसे सीधा वार करेगा, या ईरान आपसे सीधा वार करेगा। अमेरिका ने जो आपसे किया है अंदर से ऐसी चीजों को सपोर्ट करके तरजीह देके, टेरिबल। एंड बाइडन ने स्पेसिफिकली, बाइडन, ब्लिंकन, ये सब कंप्लिसिट हैं। अभी तो यार एक इनकी विक्टोरिया न्यूलैंड गई भी है, उसने रिजाइन किया 2 दिन पहले, जिसको कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ द यूक्रेन वॉर जिसे कहते हैं। सो ये लोग थे जो बैक एंड से चला रहे थे एक अपना नियो लिबरल एजेंडा। इसके अंदर हार्ड कोर ज़ायनिस्ट मौजूद हैं, बाइडन जैसे, जो मुसलमानों को तो वैसे ही, अरबियों मुसलमानों को तो वैसे ही वो कीड़ियां चूटियां समझते हैं। वो बाइडन ने सपोर्ट की थी ना वॉर, इराक वॉर, और अभी वो कह रहा है वो आइसक्रीम खा रहा है और कह रहा है सीज फायर में भी, और उधर वो भेज रहा है अपना बॉम्ब पे बॉम्ब। लेकिन तो अगर इससे गो ऑन। लेकिन अगर इसी से मैं एक क्वेश्चन जो आपकी कन्वर्सेशन से ही निकलता है कि वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन बिट्रेयल, के अमेरिका ने हमें हर स्टेज पे बिट्रे किया, इवन दो वी आल्सो हैव प्लेड डबल गेम व्हिच इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एट वन स्टेज अमेरिका ने भी हर स्टेज पे, तो व्हाई डू वी ट्रस्ट अगेन एंड अगेन सम? We have not, you and I have not played any double game. Amongst us, someone has played a double game. And that force is still playing a double game to this day. Double, triple, quadruple, I don't know how many games they're playing that they're even lost. Why do you become like, over a period of time, what is like all the psychosis, right? What is Parkinson's? What is like this dementia? So when you reach a state of dementia, when you're playing so many games, that you're like, have to start playing games with yourself. You don't know where you are. You don't know what you're doing. You say, I'm not responsible. Don't talk to me. Let me be happy in my psychosis. We have not been playing games. They have been playing games, and now they're caught in their games. And their handlers are also caught in playing these games because an 80-year-old Biden isn't going to be the charmer of the world. You know what I mean? Yeah. Like the guy has visible dementia, is not operating his own faculties. So the double games, yes. And you don't have to talk to me. They're like 200 books that are written on it. Shrija Nawaz's Cross Swords, amazing book. It's like the top book for me, at least. And Hussain Akani, we might disagree with him. He's a spinner as well, but between mosque and military, Pakistan, and another amazing book. They all talk about this double game played out by these men imposed on this country that we see are willfully imposed on this country. It's a continuation of the Raj almost, right? Because when they draw comparisons between the company and the current force, there were a lot of similarities. Keep in mind, in 1857, the 1857 mutiny of India was started from Meerut, right? But it was quelled by the Punjab regiment. The 1857 mutiny of Indian soldiers was repelled, quelled, killed off by the Punjab regiment, which consisted of the forefathers of what became parts of the Pakistan army, right? Who were commanded by white men. So it's a tradition that carries on. And partition happened, Pakistan, or the area that turned into Pakistan, got this tradition, this garrison state, most of it, right? Because this is where most of the garrison was positioned. Yeah. The army high command was, right? Either here or Simla, somewhere. But anyways, it's a Praetorian state. Dr. Ishtiaq Ahmed, you should get him on your show as well. He's brilliant.
He's written many books on this. He calls it the Praetorian state. He's written a book, Pakistan, the Garrison State. But what does a Praetorian state mean? A garrison state is like hunkered in, it's got defined boundaries. A Praetorian state is a military-led state that that pushes itself as the only vehicle of progress. A martial state. But in order to build a martial state, you need to have had won wars, which is missing in this particular instance. So what ends up happening is that to enforce this utopia of a Praetorian or a martial state, you start regulating, marshalling your own people, because you have proven incapable of marshalling people outside. So you turn enemies within, divide them, and then you rule over them. A kind of a colonial mindset. Yeah. Complete colonial mindset, yes. As we see. So, yeah. And that is why if things don't change, the troubles will begin in KPK, the former federally administered tribal areas, and Balochistan. If the ways don't change. That's what the as you already mentioned कि हम लोग आपका अपना एक नैरेटिव है और ये बहुत एक स्केरी लेवल पे पहुंच गया जिस तरह के डिफरेंसेस आ गए हैं इवन द विद द प्रोविंसेस के वो पार्टीज जो इवन एक दूसरे के खिलाफ भी थी जिस तरह महमूद खान अचकजई हैं और पीटीआई है और दे आर ऑन द सेम पेज सो इट्स बिकमिंग मोर लाइक एन एथनिक प्रॉब्लम रादर देन if you say democratic or some other problem के election का issue ये वो so it's very scary so I would agree with you on that point so and also I agree with you on the point के जिस तरह पाकिस्तान को सिर्फ willingly ये नहीं हुआ कि as a अमेरिका ने यूज किया इवन कि पाकिस्तान ने खुद और डिफरेंट इंटरेस्ट थे जिस तरह के कोल्ड वॉर में पाकिस्तान ने ब्लॉक ज्वाइन कर लिया अमेरिका के साथ उसके बाद फिर आपकी अफगान वार आ गई जो उसके बाद थी मुशर्रफ के दौर में तो अब कन्वर्सेशन काफी लंबी हो गई है तो आई वुड एग्री विद यू ऑन दोस पॉइंट्स तो I think I've already took you so much. You can get a lot of material out, edit it down to whatever you want, or if you want to run it as is. मुझे नहीं पता क्या treatment क्या करोगे इसकी और visuals की. I would parts को narrative को smooth करने के लिए. I think it was great. It's really great conversation. Like I'm really happy कि आपने time दिया और it's very useful for the people because we have talked about history, we have talked about international issues like regarding the immigration, and then so one last question before I let you go because so my last question to you is कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है और जिस तरह मैं हूँ स्टूडेंट है हमारी एक्सेस बहुत डिफरेंट आप कह सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ है आपकी एक्सेस आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं सो हाउ डू यू थिंक लाइक के पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि मैं अपने जब दोस्तों से मिलता हूँ वो हंगरी से हैं इटली से हैं दे डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन बिकॉज they just think like Pakistan is another country which is just democratic and they have history and something like that. So what role can overseas community can play? You know what, Irfan? It comes down to money. Everything, especially when you're taking on Goliaths, monsters को जब आप अटैक कर रहे होते हैं ना तो आप है नीचे डेविड और सामने आपके खड़ा है गुलायत तो आपके पास गुलायत को भी किसी सोर्स की जरूरत थी कि वो कुछ तो सस्टेन कर ले अपने आप को. Why do I say this? The forces that you are facing, which is mainstream media, because let's say the establishment is the same everywhere, right? हम जब पाकिस्तानी establishment की बात करते हैं तो इस establishment को control in place रखने के लिए यूएस के अंदर भी एक alternative satellite पाकिस्तानी establishment है. Okay. Right? वो gatekeepers हैं वो. To enforce that imperial vision कि अगर पाकिस्तान एक टुच्चा मुल्क है, I know people hate that word, but I love it. It's like पाकिस्तान टुच्चा स्टेटस है, यार वो डोनाल्ड लूसेगा कॉल लगाए जरा एक, वो है लेवल यानी, you know? वो बंदा खुद ही भी नहीं करेगा किसी तीसरे बंदे से क्या फिर वो कहेगा यार एमबीसी को कॉल करो, एमबीसी फिर कॉल करेगा वो किसी को एक से कहेगा वो फिर पाकिस्तान कॉल करेंगे. तो हैसियत और औकात की जब बात आती है ना और आप उस हैसियत और औकात से रिबेल करना चाह रहे हैं तो इसके दो एलिमेंट हैं. उस हैसियत और औकात को इन प्लेस रखने के लिए पैसे की जरूरत है और उस हैसियत और
चैलेंज करने के लिए पैसे की जरूरत है, I agree. सोर्स ऑफ फंडिंग। और ना सिर्फ ये, हम बात करते हैं रिबेलिंग की, मैं सिर्फ हम लिमिट कर लेते हैं इसे, जब हमारी जो हमारी जो मुहिम कह लो इसे, या हमारा जो एफर्ट है वो क्या है, वो है एक नैरेटिव को चैलेंज करना, राइट? as a journalist, even though I find that term to be so, as Ali Mustafa, my existence, my being is to challenge a narrative of oppression, is to challenge oppression with my own narrative of resistance, right? So we are part of something called, if they are the mainstream, we are rebel media, right? Our media is defined as rebel media because it is rebelling against or challenging the false narratives of the mainstream on how things should be, because we don't agree of the way things are and the way things you want to be. So if that is our narrative and that is what we're promoting, we have a clear focus, right? And this focus isn't unlimited, or this challenge isn't unlimited, because what is rebelling today will become the mainstream tomorrow. Yeah, Right? I agree. So it's the positions keep changing, nothing is constant, and the roles will change. But at this moment in time, our position and our focus is on rebel media. Now, how does rebel media shape up in an age and day like this, as opposed to state or mainstream or corporate media, right? TRT World is corporate media. CNN is corporate media. Al Jazeera is acceptable corporate/rebel media. It's rebel in certain instances, Yeah. right? Because it doesn't have any red lines. But on other instances, it is corporate. It's not directly challenging American hegemony, for example, right? When all of this is tied to US hegemony and this playing out in native countries or barbarian or savage countries like Pakistan. What the imperium wants, they do. This is the narrative, or this is what we are against, right? Any sort of imperium, not just American. I agree with It you. could be Russian, it could be Chinese, it could be whatever. But all of this, we're going against the state. We're going against the establishment. So how do we create this alternative vehicle of resistance, of rebellion, using the resources that we have? That is the fundamental question. And the problem is that because the money is owned by the corporate world or the establishment everywhere, you're fighting against a monster, which is already organized, right? So It's my not question, monolithic. yeah, बट ये आपका क्वेश्चन जो है कि किस तरीके से इसको हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो जब तक अभी हमारा अभी क्या है, हमारे पास यूट्यूब है, इसकी मोनेटाइजेशन है, अगर हमें सेंट्स मिलते जाते हैं, हमारी उम्मीद है कि कुछ सालों के अंदर वो हमें पैसे कमा के दे देगी, राइट? मैंने 20 साल अपना 18-19 साल अपनी जिंदगी के स्टेट मीडिया के लिए मोस्टली काम किया। डॉन भी एक तरीके से स्टेट मीडिया ही था, सीबीसी डेफिनेटली स्टेट मीडिया, अल जजीरा डेफिनेटली स्टेट मीडिया, टीआरटी डेफिनेटली स्टेट मीडिया। इसके दौरान मैंने इंडिपेंडेंट स्टिंट्स भी की, फॉर एग्जांपल, बट मोस्टली स्टेट मीडिया, क्योंकि उसके पास वो कैपेसिटी थी, मगर उस कैपेसिटी के साथ साथ बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं ऑन इजराइल पैलेस्टाइन, ऑन पाकिस्तान, इंटरनल पॉलिटिक्स, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस भी आ जाती है ना। तो जब अरशद शरीफ मरा, फॉर एग्जांपल, और मैंने रिपोर्टिंग की, और उसकी वजह से ये भाई जो थे, सस्पेक्टेड भाई, एलिज्ड, उसके किलर्स थे, वकार और खुर्रम, इनकी आइडेंटिफाई, निशानदेही कर ली केनियन मीडिया रिपोर्ट्स, ओसिन के थ्रू। तो जो मेरे अगेंस्ट बैकलैश आया, इतना आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि मैं इतना स्टोरीड कामयाब जर्नलिस्ट हूं मैं, कि मैंने दुनिया की क्रिटिकल मोमेंट्स पे बड़ी बड़ी जंगें मैंने कवर किया एट ग्रेट पर्सनल रिस्क। मैं बहुत करीब आया मरने के लिए, मरने के चाहे वो अफगानिस्तान में हो, तालिबान ने कहा कि तुझे इधर ही गाड़ेंगे अभी, या वो यूक्रेन में हो मल्टीपल ओकेजन्स पे, या वो लिबिया में हो जहां पे मेरा कैमरामैन भाग गया, इतनी बुरी सिचुएशन हो गई, और बंदे ने सर्वाइव किया था बॉस्निया की सैरियोवो की सीज।
तो मैंने अपनी जिंदगी वाकई में डाली लाइन पे, लेकिन मेरे साथ भी इवेंचुअली जिस तरीके से मुझे टारगेट किया गया, और वो शायद अरशद की वजह से हो या स्टेट की वजह से हो, क्योंकि टर्किश स्टेट भी उसके हाथ भी कोई दूध के अंदर नहीं धुले हुए। So this is going to be another news, yeah, breaking news जिसमें हम कह सकते हैं कि are you faced like resistance from Turkish media while covering for I the faced journalists in resistance from Pakistan? within my own organization. Oh, I faced resistance from my own organization TRT. जो उन्होंने मेरे साथ किया, मेरे लास्ट 6 महीने उस इदारे के साथ, मैं अपने दुश्मन के साथ भी नहीं वो करना चाहूंगा। oh. So my question started with this कि हम किस तरह बड़ी organizations को reach कर रहे हैं, लेकिन ये तो थोड़ा सा मगर मैं हटा नहीं, मैंने डट के जब तक मैं फेस कर सकता था मैंने उनका मुकाबला किया मैंने। so we are बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी जो भी आपने बताई है, तो we are proud of you because of ओ that कि आपने नहीं, जो from October 2022 to April 2023 when I was fired by TRT without cause, और उसके ऊपर उनके ऊपर अब केस भी है। एक्चुअली टीआरटी के ऊपर अब कोई 12 या 13 केसेस हैं फॉर्मर एम्प्लॉइज के, जिनको उन्होंने फायर किया विदाउट कॉज। मगर मैं अपने आप को हमेशा एक स्पेशल समझता था, क्योंकि मैंने इतने खतरात का सामना करके, अपनी जान को दांव पे लगा के, अपनी फैमिली की परवाह किए बगैर उनके लिए काम किया। exactly मगर जब वक्त आया, यानी वो मुझे इज्जत से भी वो कर सकते थे ना, कि कहते यार अली, यू बीन ग्रेट विद अस, वी लव यू, ये लो जाओ। मगर जो उन्होंने मुझे टॉर्चर के थ्रू, साइकोलॉजिकल, यहाँ तक कि फिजिकल थ्रेट के थ्रू भी, जो उन्होंने मुझे आखिरी 6 माह मेरी जिंदगी के वहां पे उस इदारे के साथ किया मेरे साथ, वो एक बार कोर्ट केस जब खत्म हो जाएगा तो मैं उसकी डिटेल्स के साथ सामने आऊंगा। मगर उसके अंदर एक पाकिस्तानी की भी इन्वॉल्वमेंट थी, जो अब चला गया है मलिक रियाज के चैनल पे। खैर, तो किसी का नाम अभी फिलहाल नहीं लेना चाहिए, मगर बहुत ही एक मुश्किल वक्त था मेरी जिंदगी में। और मैं उस 2022 में मैंने 85 दिन यूक्रेन में गुजारे थे। 85 I- दिन। और ये हम जिद और क्योंकि अना की बात कर रहे थे, तो वहां पे भी जिद और अना का मसला बना लिया था लोगों ने, जिनकी कैपेसिटी नहीं थी हैंडल करने की सिचुएशन को। क्योंकि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ व्हेन यू वर रिपोर्टिंग फॉर टीआरटी, व्हेन यू वर वर्किंग, मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके ये चीज मुझे आई नेवर न्यू बिफोर, क्योंकि मैं आपके वीलॉग देखता हूँ। आई डोंट थिंक सो मे बी यू टॉक्ड अबाउट दिस अ लॉट, I haven't और spoken about this. I haven't spoken about this this is before. so this will be like if you at some stage you come up, and because there must be so many other people, और भी बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, so you stepping up for them would be really good कि वो लोग भी जिस तरह आपने स्टैंड लिया, बहुत सारे और लोग वहां पे मैं मे बी अपने दे आर स्टिल कनेडियन सफरिंग। पासपोर्ट पे काम कर रहा था शेख। वहां पे मैं अपने कनेडियन पासपोर्ट पे काम कर रहा था टीआरटी में। मुझे कनेडियन पासपोर्ट मिला 2014 में। और उस वक्त मैं अल जजीरा के लिए काम कर रहा था। अल जजीरा के लिए मैंने काम किया 3.5 साल, जिसमें उन्होंने मुझे फुल टाइम जॉब नहीं दी, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, और उनका एक डिफरेंट कोटा आता है कतर के अंदर, या उस वक्त था एटलीस्ट। तो अल जजीरा इंग्लिश के न्यूज रूम के अंदर एक पाकिस्तानी पासपोर्ट का बंदा काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, बाकी और पाकिस्तानी है जो फॉरेन पासपोर्ट पे काम कर रहे हैं। तो जब ये हुआ, मैंने इतना वहां पे 28-29 शिफ्ट्स की महीने के अंदर, 3.5 साल फैमिली के साथ एक कमरे, होटल के कमरे के अंदर मैं रहा। और तो जब ये टीआरटी का आया सामने, तो मैंने सोचा नहीं 2 बार, मैंने कहा कि यार, और मैंने इसको हमेशा अपने एक मिशन समझा, क्योंकि टीआरटी के पास वो वसाइल और वो रिसोर्सेज नहीं थी जो अल जजीरा के पास थी और किसी और इदारे के पास थी। तो इसका मतलब ये था कि खतरा मोल लेना बहुत जरूरी था कोई भी कहानी करने के लिए। ऐसे रिस्क जो आप नॉर्मल सिचुएशन में नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान की पूरी कवरेज मैंने अपने कैमरामैन और एक ड्राइवर के साथ मुकम्मल की, तकरीबन $7,000 में, 30 दिन की कवरेज। ऑल्टरनेटिवली अल जजीरा ने 8 मैन ब्यूरो के साथ उन 30 दिन के अंदर कोई $50,000-55,000 खर्च कर दिए, फॉर एग्जाम्पल।
सो ये मैं बता रहा हूँ कि स्केल्स की बात कर रहा हूँ, राइट? कि आपको अपलिंक के लिए चाहिए, होटल चाहिए, रहना, मूवमेंट, खाना पीना, एयर टिकट, क्योंकि अंदर तो कोई घुस नहीं सक रहा था उस वक्त अफगानिस्तान के। हम तो वर्ल्ड बैंक की फ्लाइट के ऊपर घुसे थे, पीआईए की फ्लाइट थी खाली, वर्ल्ड बैंक एम्प्लॉइज को इवैक्यूएट करने के लिए अफगानिस्तान से, जो खाली गई थी इस्लामाबाद से, और फिर उसके ऊपर वो चढ़े थे। बॉर्डर्स क्लोज थे, एयरपोर्ट से सिर्फ फ्लाइट जा रही थी, अनलेस आप किसी ऐसी फ्लाइट में घुस जाएं, जो हमारी लक थी उस वक्त। तो ऐसे ऐसे खतरात मैंने टीआरटी के लिए मोल लिए, और इसलिए मैंने मोल लिए कि मैं समझता था कि मैं किसी बड़े मिशन के लिए काम कर रहा हूँ, एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, राइट? क्योंकि हम जैसे लोग जो वैसे ही पोर्ट्रेड हैं इन द वेस्टर्न इमेजिनेशन, वेस्टर्न प्रेस, एज द इविल और द अदर और द एनिमी और द विलन और नेगेटिव और बैड, उसका एक काउंटर हम अपनी इस प्रोजेक्शन अपने काम के थ्रू दिखा सकते हैं कि हाँ, हम हमारे पास तुम्हारी जितनी रिसोर्सेज नहीं होंगी या नहीं है या नहीं थी, लेकिन हमारा काम या तो उस क्वालिटी का या उससे बेहतर है। एंड दैट्स व्हाट टीआरटी बिकेम फॉर मी एज अ व्हीकल। और मैंने कुछ भी सोचे बगैर उसमें दिन रात एक कर दी उसको करने में, और उस काम के अंदर मैंने बहुत प्राइड भी ली, क्योंकि मैं स्टार्टिंग टीम का हिस्सा था 2015 में, मई 2015 में 34 लोग आए थे अल जजीरा से। कार्लोस वैन मीक उनको हेड करा था, वापस चला गया वो। रैंडी नोगल भी था, रैंडोल्फ नोगल में एक और अमेरिकन था। तो 34 लोग आए थे, और उसके एंड के अंदर एक या दो बचे। कार्लोस वैन मीक का नाम तुम सर्च कर सकते हो अगर चाहो तो। और फाते एयर उसका टर्किश काउंटर पार्ट था। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इब्राहिम एरन ने, मगर हम आए थे कार्लोस के थ्रू, और कार्लोस और टर्क्स के थ्रू एक रिफ्ट आई, और कार्लोस ने क्विट कर दिया जैसे ये कू हुई 2016 की जुलाई की, तो कार्लोस रिजाइन और वो चला गया, मगर हम पीछे रह गए, क्योंकि हम वो एक तासुर था कि यार नहीं, टर्क्स आर मुसलमान भाई हैं हमारे, इनका ये मिशन है, इसकी सक्सेस बहुत जरूरी है हमारे लिए, राइट? और मैं तो यानी रुकता नहीं, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इस चीज के ऊपर लगा दी थी ना उस वक्त तक, कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो जो भी मौका था उसको तो मैं नहीं छोड़ सकता था, ये अपना आइडियाज को, इन आइडियाज को, इस चीज की तरफ काम करने के लिए। और मैंने बड़े डिफरेंट फेजेस में देखा टीआरटी को। जो शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद जो चेंजेस आई टर्की के अंदर, सिस्टम के अंदर चेंजेस आई, पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ चला गया, थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग मोर सेंट्रलाइज्ड। और फिर एक बंदा उन्होंने इंस्टॉल किया, फारतिन आल्तुन करके, टर्किश डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर, एक नई डायरेक्टरेट जो प्रेसिडेंसी के अंडर बनाई गई। और फिर आहिस्ता 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 वो चीज इतनी सेंट्रलाइज हो गई कि जो भी ऑटोनॉमी थी, या जो मेरे जैसे उसके अंदर लोग थे, जो स्टोरी टेलर्स थे, जो बाहर का लिटमस टेस्ट दे रहे थे, कि मेरा काम दिखाना था ना। लेट अली शो यू के पीछे क्या आइडिया था, जो नाम रखा मैंने शो का, नॉट लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू, exactly. even though I'm telling you a lot because it's easier for me to do so. Going out and telling that, I can tell you what I see, what I perceive, but see for yourself. Basically, see for yourself. So that's how the idea was born. That was my job, to go outside and show people, look, this is what's happening. It's not about me. I'm just another brown guy in your eyes, but this is what I'm seeing. So अपने ऊपर से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से हटा दी थी, और उसका भी एक कनेक्शन है। और मैंने इसी तरीके से काम किया टीआरटी के लिए, कुछ सोचे बगैर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, नो कॉन्सिक्वेंसेस वाला हिसाब रख के मैंने अपने दिल के ऊपर, मगर देयर वर कॉन्सिक्वेंसेस, देयर वर सम बिग कॉन्सिक्वेंसेस। और आपको मैं exactly, no, you can continue. No, go on. It was like जब आपको मैं TRT पे देखता था, और as just like I was student doing journalism, so I was following international media, तो आपको मैं देखता था, तो it was like really proud feeling for me kind of के एक आपको मैंने रिसर्च भी किया कि आप पाकिस्तान से हैं, तो it was really proud for me कि आप एक इंटरनेशनल वॉर जोन, फिर आप यूक्रेन में जा रहे थे, मैं आपके वहाँ के क्लिप्स देख रहा था जो आपने हेलमेट पहना हुआ था, आप वॉर जोन की, तो you have risked everything. ग्रेवयार्ड ऑफ रशियन टैंक्स, एक रिपोर्ट है हमारी, उसके 1 मिलियन व्यूज हैं, the highest, the most viewed news clip, news report
द ग्रेवयार्ड ऑफ रशियन टैंक्स, और दूसरी वाली थी उसके फेसबुक पे 1.6 मिलियन ऐसे कुछ करके थे, वो थी काबुल एयरपोर्ट मॉर्निंग ऑफ अमेरिकन डिपार्चर ऐसे कुछ करके, और वो दोनों हमारे फोन से शूट हुई हैं वो रिपोर्ट्स। So this also shows कि एक बहुत स्टेट लेवल पे आपकी बहुत बड़ा इदारा है, and then you come just you individual with a phone, so you can compete that as well. So like let's say कि अगर आप TRT के लिए काम नहीं कर रहे थे and you are just doing at your own, which would be a little bit difficult if you are doing everything at your own, but still you can. This is really amazing. जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि power of social media and rebel media, कि you don't need like whole organization, all you need is a phone and you can go anywhere. But एब्सोल्युटली बड़ी फ्रीडम आ सकती है कि अगर कोई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ऐसा चैनल हो या ऐसा एक प्लेटफॉर्म भी हो, एक ऐसी ऐप हो मीडिया की जो टारगेटेड हो यार रेबल मीडिया पाकिस्तान, राइट? क्या आपको सोशल मीडिया बंद करना चाह रहे हैं, सब चीजें बंद करना चाह रहे हैं, मगर ये इस एक्सप्रेशन को आप नहीं रोक सकते ना। अली मुस्तफा को आप खामोश कर सकते हैं, आप अंदर कर सकते हैं कहीं, मगर ये एक्सप्रेशन को तो नहीं रोक सकते। वो इरफान आ जाएगा आगे, फिर आ गया, ऐसे हजारों चीजें, हजारों लोगों की ये ख्यालात हैं, उनको कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस चाहिए जो मौजूद हैं, जो मिल जाएंगे, जो आते हैं। दिस इज हाउ लाइफ गोज, अप्स एंड डाउन्स। तो टीआरटी से निकल के अब 1 साल होने को आ रहा है मुझे, और मैं अपने आप के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। आई एम नॉट 100% देयर, क्योंकि ऐसी चीजें जब आपने देखी हो और उस इदारे के लिए की हो जो एंड में आपके खिलाफ ही टर्न अगेंस्ट हो जाए, इदारा तो नहीं मगर जो उसके अंदर लोग थे, जो मैनेजरियल पोजीशंस पे एंड अप हुए, तो अब नहीं है वो लोग वहां पे। मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब आपके खिलाफ वो इदारा हो जाए, तो बहुत सारे कंसेप्शंस आपको रीवैल्यूएट करने की जरूरत होती है। Exactly. And these people जो manager post पे होते हैं, they at the end they represent the institution, like they are the one who create the They whole represent a mindset. They represent, and especially a Exactly. state institution like TRT. It might not be as bad as PTV, but by the time I left it, it became pretty bad. Right? It was Exactly. nepotistic. It was arbitrary. It was extremely toxic. टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट की जो हम बात करते हैं, कि हर कोई वहां पे ऐसा है कि फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर अगर इंसान है तो वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, फर्स्ट हैंड बता सकता हूँ। मुंह पे कुछ और पीठ पीछे पे कुछ और जो लोग करते हैं, ये हमारे उसके एग्जिस्टेंस के थ्रू जाती है चीज ये, क्योंकि हम वो लोग हैं जो मुंह पे जो कहते हैं वही करो, मारना है तो मारो आके, Exactly. सामने आके मारो, किसी के पीठ के पीछे खड़े होके बाहर मत करो, इस्तेमाल मत करो किसी को। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसीलिए हम उसके खिलाफ है ना। हमारा कौन सा वो लगता है भाई, ताया या चाचा या चाचे का बेटा लगता है इमरान खान। उसने तो अपनी सही जिंदगी बात है। एंजॉय कर ली, जी ली यानी। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास स्वीडन में कौन सी जमाइमा बैठी हुई है तुम्हारे साथ यार इरफान, मगर मेरे साथ तो कोई यहाँ पे यार जमाइमा नहीं बैठी है। पीछे यानी छुपी कोई नहीं है। तो यानी हम एक बात नहीं कर सकते, बातों की सही बात है बात ना। है, सही बात है। अपनी जिंदगी कौन डालता है किसी के दाव के ऊपर या रिस्क के ऊपर इस तरीके से, बुनियादी तौर पे। और यही बात आ जाती है इवेंचुअली, चाहे वो पाकिस्तान हो या बाहर हो, गोरा हो या काला हो या ब्राउन, जो भी हो, तुर्क हो पाकिस्तानी हो, बुनियादी तौर पे बात एक ही है, सही है? या तो यहाँ पे है या पीठ पीछे है, यहां पे बात करो, इधर आमने सामने, इक्वालिटी पे। ना तुम नीचे हो ना मैं नीचे हूं, ना तुम ऊपर हो ना मैं नीचे, यानी लेवल पे आगे बात करो, और वो बात करो जो तुम मेंटेन कर सको पीठ पीछे भी। एग्जैक्टली। और बुनियादी तौर पे इंसान का इसी के ऊपर इख्तिलाफ आता है कि झूठ आप किससे बोलते हैं। हम बहुत, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, मैं अपनी जिंदगी को इतना, इसलिए मैंने ये एपिसोड इससे पहले शेयर नहीं किया किसी के साथ, कि मैं भी उस चीज को मुनासिब नहीं समझता। बट द टाइम इज हियर, इट्स बीन अ ईयर, क्या हो जाएगा मेरी जिंदगी में, आई हैव टू लेट गो ऑफ इट एज वेल, यू नो। आई लेट गो ऑफ इट, I let go of it every single day, and I thank Allah, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे इतने
दरियाओं के थ्रू, इतनी यानी आगों के थ्रू तूने मुझे फिजिकली और मेंटली निकाला, ऐसी ऐसी सिचुएशंस में मुझे डाल के निकाला जहां पे कोई और इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता सर्वाइवल का, एग्जैक्टली। जहां से लोग भाग रहे थे। और एंड तक टर्की के अंदर भी इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट पे जहां पे वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं अभी भी। मैंने वहां पे 8.5 साल गुजारे, अच्छा वक्त भी मैंने वहां पे बहुत गुजारा। उन्होंने मेरी बहुत टर्क्स ने मुझे बहुत सहारा दिया। बहुत 8.5 साल किसी मुझ जैसे बंदे को एक्सेप्ट करना है, बर्दाश्त करना बड़ी बात है। I'm a loud guy, you know what I mean? I can get on people's nerves very easily. They can but feel overbeared by my presence. but by The list. first to admit it. Okay, so it's a really amazing story. Kind of amazing and sad as well because the way you served them and then what you got at then. But as a like journalist, like if I am starting at new and then there's someone who's like planning to go to these big organizations which have big names and then they hear the stories like this, they hear like how much toxicity. So do you think like is it better for all the new journalists to just become a freelancer or come on YouTube or the platform rather than going to these big organizations? You have to be in charge of your own mouth, pen, future. Mhm. You cannot rely on any one organization. I'm not saying don't work if you get an opportunity with these organizations. Mhm. I am where I am because I went through the system. मुझे रगड़ा पड़ा है तो मैं इस मुकाम तक आज पहुंचा। वो जो भी मुकाम है, वो अच्छा है, बुरा है, आगे है, Mhm. पीछे, मुझे नहीं पता। वो तो इवेंचुअली जो होगी अकाउंटिंग, उसके ऊपर पता लगेगा कि क्या किया Mhm. इसने इवेंचुअली, यू नो, व्हेन आई एम गॉन। बट रगड़ा जब तक नहीं लगेगा, यू वोंट गेट। और रगड़ा इसके अंदर बहुत है क्योंकि कोई आपका दोस्त नहीं है। आप भी Mhm. एक एज ए सहाफी एक फैंटास्टिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं क्योंकि आप Mhm. समझते हैं आपके पास एक्सेस है इस अगली दुनिया का, इन सब स्टोरीज का, इन सब कहानियों का जो आप एक आम आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं, Mhm. राइट? थ्रू दिस और व्हाटएवर। बट दिस इज आल्सो लाइक अ फूल्स एरंड, राइट? हाउ डज दिस मैच विद Exactly. रियलिटी? क्या ये मुझे Mhm. मेरे बच्चों को खाना प्रोवाइड कर सकता है? वो मुझे किस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आ सकता है? Mhm. ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यू हैव टू बी इन चार्ज ऑफ योर ओन फ्यूचर एंड यू कांट जस्ट Exactly. रिलाई ऑन वन थिंग, राइट? नॉट Mhm. एवरीवन इज गोइंग टू बी अ सुपरस्टार। अभी मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, मुझे 1 साल हो जाएगा, 2-3 महीने में। मुझे नहीं पता ये सक्सीड करेगा कि नहीं करेगा ये, No, it will राइट? succeed. The way you are making content, I know it will I, succeed. I I hope it succeeds. I'm going to put in all my effort Yeah. into this to make it succeed. Mm. हार्ड वर्क के ऊपर तो हमें कोई मसला ही नहीं है ना, और हम Exactly. डरते भी नहीं है अब, क्योंकि कोई किसी इदारे की चेन मेरे गले में अब नहीं है, Exactly. किसी का पट्टा मेरे गले में नहीं है। यहां तक कि मुझे Mhm. कभी उस पट्टे का एहसास नहीं हुआ Mm. टिल द टाइम आई वाज एट द एंड ऑफ इट। Mm. कि एक पट्टा नहीं था, एक स्टिक थी, और वो स्टिक मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुई जब मैंने कहा नहीं, या मैंने नहीं भी कहा नहीं, जब वहां पे एहसास हुआ कि नहीं, हम इसकी जरूरत नहीं है, एक्सपेंडेबल तो वैसे ही है ये। कौन है ये Mm. अली मुस्तफा? क्या समझता है ये अपने आप को? They hold the stick like they can hit you at any time. So, They can try hitting me as much as they want, mm. but I also have a stick in my heart, in my soul. They'll have to cut me to. I'm not going to bend. Exactly. I can So, break maybe, but I'll grow up like a bamboo shoot again. You know, and that's what human life is. That's what experience is. You break and you build. It's always that. And exactly. if you give up, then you give up. And a lot of people give up. ये conversation भी easy है because it represents a time and space for us. Mm. हम lucky लोग Mm. हैं. We are lucky we have हमें मौका मिला, right? Mm. इतनी Exactly. कॉन्फिडेंस अकर तो नहीं कहूंगा मैं, मगर इतने कॉन्फिडेंस लेके आने का कि हम अपने जो मुश्किलात का हमने सामना किया उनका हम उसके Mm. बाद भी हम खड़े खड़े रह सकते। मगर ऐसे Mm. बहुत लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है, जिनके माली हालात या फैमिली सिचुएशन ऐसी नहीं है, ब्रोकन है वो, या उनको बीमारियां हैं। यहाँ पे लोग, इस मुल्क के अंदर लोग सुसाइड कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं Exactly. कि वो प्रोवाइड नहीं कर सकते अपनी फैमिलीज के लिए। Mm. और कुछ लोग सुसाइड कर भी रहे हैं, बाप ने बच्चों को मार दिया और फिर खुद ही मार लिया अपने आप को। तो ये ऐसी चीजें भी हैं, बहुत रुसवाई है, बहुत दर्द है, बहुत परेशानियां हैं।
तो अगर मैं उससे उससे अपने आप को कहूँ कि नहीं यार मैं हूँ सही, यू नो आई एम ग्रेट, हर कोई गया घास चरने के लिए, तो वो एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, एक इक्विलिब्रियम है जो मेंटेन करना है। हम अपनी विक्टिमाइजेशन को, अपनी कहानी को सेंटर में नहीं रख सकते। जो दर्द एग्जैक्टली अभी मैं समझता हूँ, और इसीलिए शायद मैं इतना अच्छा वीलॉगर नहीं हूँ, क्योंकि मैं आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। अगेन मैं ये बात कहूंगा कि क्या मेरी जो सफरिंग है वो किसी और की सफरिंग से नहीं, जो मैंने पाथ लिया है वो किसी और ने शायद ना लिया हो, जो मेरे साथ हुआ या जो इसका सामना मुझे करना पड़ा, वो मैं अपनी पूरी जिंदगी करता रहूंगा सामना, वो मेरी बुनियाद को तो चेंज नहीं कर सका। सो आई हैव टू बी बट वी कैन ग्रेटफुल। ऑलवेज लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट। आप जिस तरह हमने पहले ऑफ बात किया, कोर्स, हमेशा ऑफ एक चीज से कोर्स, ऑफ सीख कोर्स। सकते हैं। और आपकी जो और स्टोरी है, ह्यूमिलिटी और बीइंग ग्रेटफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट शेख, मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली जिस जो तरह जो बड़ी बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। वो एक लेवल पे आता है ना, एक जैसे और के अंदर आप आ जाते हैं और देखते हैं कि यार किस तरीके से भी 1.5 घंटा यहाँ पे हो गया, आधा घंटा हमने पहले बोला है, 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन होने को आ रही है। आई डोंट थिंक आई रिकॉर्डेड अ लॉन्गर इंटरव्यू बिफोर। दैट मींस यू आर डूइंग गुड, यू आर अ गुड इंटरव्यूअर। यू गॉट आउट दैट बिट जो छुपी हुई थी मुझ में बहुत अरसे तक, और शायद इसलिए निकली क्योंकि अब मेरे दिल और दिमाग में उसके लिए शायद उतने माने या इतनी इंपॉर्टेंस ना हो जितनी उस वक्त थी। वो दर्द जो था, जो सहा, वो थोड़ा कम हो गया हो, मगर उसके निकलने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां भी आई। ये जब इसके थ्रू जा रहा था, मैंने बॉक्सिंग टेकअप कर ली। ओके आई स्टार्टेड लाइक स्पारिंग, आई सक एट इट बट आई कैन कंट्रोल माय ब्रीदिंग। उससे क्या हुआ कि मैं ओवरवेल्म नहीं हुआ, या मैंने ओवरवेल्म होना क्योंकि हम तो एड्रेनलिन जंकीज बन गए थे ना टीआरटी में। When you're going into these things, it's going against human nature. So you're constantly giving yourself adrenaline, and adrenaline over time, if your body receives too much of it, it becomes like poison. So if you look at my pictures from Ukraine, if you look at my face, you'll see that it was bloated. I almost feel like look sick, and it's a fact. What war and going into these anxiety-filled and trauma-filled situations does to your body, your mind, you change physically. So what physical exercise of boxing did for me was that it brought me back. And it could have been, I used to swim back in the day, but with boxing, the idea of being physically attacked, right? Trying to avoid the punches and like trying to find the opportunity. So you're constantly on offense and defense, and that helps you let go of your flight mode. एग्जैक्टली और Because आपका माइंड people, yeah, go on. आपका माइंड भी अलाइन कर जाता है उसके साथ व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सेम थिंग। सो इन रियल लाइफ यू आल्सो keep on going on defense, and you are trying to attack when the moment comes, so your brain is like aligned with that thinking what you're doing. So I would really agree with you. Absolutely, bro. Absolutely. So I'd advise you, your followers, your listeners, to take up some sort of physical activity, because at the end of the day, nothing is more important than your health. Exactly. अगर आपकी हेल्थ है, सही है, आपको जिंदगी बड़े एक्सपीरियंसेस दिखाएगी, बड़ी चीजें दिखाएगी, कुछ लोगों को ज्यादा दिखाएगी, कुछ को कम दिखाएगी, मगर आप एक्सपीरियंस करेंगे वही सिमिलर एड्रेनलिन, ट्रॉमा, वेयर एंड टेयर। और हर किसी को शायद मौका भी ना मिले, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी अपने आप को प्रोवाइड करने में, फैमिली को प्रोवाइड करने में वो गुंजाइश ना देती हो कि यार वो वर्कआउट भी करे, उसके अंदर अपने आप को फिजिकली मेंटेन रखे। मगर जिनके पास ये मौका है और हमें ये मौका मिला, मैं उन रेयर सहाफियों में से था जो निकल आया उस दलदल से, उस टॉक्सिसिटी से। अभी भी मैं डील करता हूँ टॉक्सिसिटी से ही, खबरें टॉक्सिक ही होती है ना, न्यूज़ तो टॉक्सिक है, मगर अब मुझ में वो सलाहियत है कि मैं उसको रेगुलेट कर सकूं अपने अंदर। So like when जब खबरें होती हैं तो it's less personal. It's like of course it's about your country, but it's in that level it's less personal. So I'm really happy it's gonna be good for you. और मैं यकीन माने मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने आपसे कांटेक्ट किया है, ताकि आपकी स्टोरी जो आपने कभी भी नहीं बताई, आई एम सो प्राउड एंड ऑनर्ड कि आपने लेट्स सी हाउ मेरे यू ट्रीट इट। बताई है। देखो अभी किस तरीके ट्रीट करते हो तुम, स्टोरी कैसी आती है मुझे नहीं पता, मगर ये चीज बाहर, यानी सही, ऑब्वियसली चीजें आती हैं जाती हैं, कोई मसला नहीं है शेख। मेनी मोर I will एडवेंचर्स do लेफ्ट।
ऑफ द रिकॉर्ड आपसे मैं पूछ भी लेता हूँ कि कौन सी चीजें इमरान ने दी और कौन सी, लेकिन ओवरऑल अगर मुझे तो सारी कॉन्वर्सेशन का मैं अगर समराइज करूँ तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा लर्निंग थी, और जितने भी मुझे ज्यादातर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, मेरे क्लास फेलोज फॉलो करते हैं, तो आई विल ट्राई टू पुट इंग्लिश सबटाइटल्स सो दे कैन आल्सो सी। तो क्योंकि You have a इट्स lot of work ahead of you, buddy. I am up for it. I am up for it, and I got so much motivated. I'm ready to do it now as well. So मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अगेन कि आपने मुझे टाइम दिया और आपने सब कुछ शेयर किया with your busy routine. Of course, अच्छा, you're I'll have working you so hard. on my vlog as well. तो उसकी भी planning कुछ कर लेंगे. You continue with this. Be in touch, and thank you so much for having me. It was a Okay. great conversation. You're a great interviewer, Irfan. It's a really big compliment from me, and coming from especially you. So it's really, your story is amazing. So I hope everyone's gonna like this as well. So like, comment, and share, and take care of yourself. And Allah Hafiz.